कयामत से एक दिन पहले मैं वापस आ गया। मैंने राशन नहीं जमा किया, नहीं कोई बनकर बनाया। मैं सीधा भागा एंटीक मार्केट की तरफ। अपने माता पिता की सारी जमा पूंजी लुटा दी, बस एक फालतू नकली सी दिखने वाली चीज खरीदने के लिए। लोगों को लगा मैं पागल हो गया हूँ, पर मुझे पता था मैं वो कबाड़ नहीं खरीद रहा था, बल्कि उसके अंदर छिपे उस पुराने सिक्के को हासिल कर रहा था। दूसरों के लिए वो कौड़ियों का भाव था, लेकिन मेरे लिए मेरी नई शुरुआत की चाबी। वो मेरे खानदानी कटोरे को जगा सकता था, उसे एक जादुई खजाने में बदल सकता था। एक बार वो एक्टिव हो गया तो मुझे एक अपग्रेड होने वाला पर्सनल स्पेस मिल जाएगा। पिछली जिंदगी में मैं बहुत देर से जागा था। खजाना हाथ आते ही मेरे दोस्त ने छीन लिया। मुझे फंसाया गया और मैं तड़प तड़प कर मरा। वो जहर मैं आज भी अपने अंदर महसूस कर सकता हूँ। अब मैं बालकनी पर खड़ा हूँ, ठंडी हवा के साथ वो पुरानी यादें फिर ताज़ा हो गई। इस बार मैं 3 महीने पहले ही अपनी तैयारी पूरी कर लूंगा। सूरज में भयंकर विस्फोट होने वाला है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स सब कुछ तबाह कर देगी। सैटेलाइट गिरेंगे, सारी तकनीक ठप पड़ जाएगी और फिर सूरज की रोशनी कम हो जाएगी। तापमान -50 डिग्री तक गिर जाएगा। बर्फीले तूफान शहर को जमा देंगे और जो भी जिंदा है वो बर्फ के नीचे दफन हो जाएगा। कमरे में आकर मैंने तिजोरी खोली। अंदर वो पुराना भद्दा सा कटोरा रखा था, ऊबड़ खाबड़, कहीं से भी कीमती नहीं लगता था। पिताजी ने वसीयत में खास तौर पर इसका जिक्र किया था। तब मुझे लगा वो सठिया गए हैं, पर पिछली बार जब मैंने इसे एक्टिव किया तब समझ आया ये कोई मामूली कटोरा नहीं, खजाने का पिटारा है। इसे शुरू करने के लिए एक खास चाबी चाहिए। वो पुराने सिक्के जिस पर एक अजीब सा निशान है। पिछली बार मैंने उसे शहर के साउथ मार्केट में देखा था। इस बार मैं इंतजार नहीं करूँगा, एक एक पल कीमती है। बैग उठाया और निकल पड़ा। गाड़ी भगाते हुए मैं एंटीक मार्केट पहुंचा। सुबह सुबह बाजार में भीड़ थी, सैकड़ों दुकानें सजी थी, शोर शराबा हर तरफ था। मुझे अच्छी तरह याद है पिछली बार यहीं पर मुझे और जो हिंग को वो सिक्का मिला था, लेकिन यहाँ असली और नकली का पता लगाना मुश्किल है। मुझे एक एक करके सब चेक करना होगा। 2 घंटे छान मारने के बाद भी वो सिक्का नहीं मिला। पता चला कि यहाँ वेंडर फिक्स नहीं होते। अगर आज हाथ से मौका निकला तो अगले हफ्ते तक इंतजार करना पड़ेगा, और इतना समय मेरे पास नहीं है। दुकानें बंद होने वाली थी। मैंने अपनी घबराहट को दबाया और ढूंढना जारी रखा। सिक्के खनक रहे थे। मेरी नजरें एक पल के लिए भी नहीं हटी। तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा। मेरी आंखों में नफरत भर आई। ये आवाज, मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। जो हिंग स्कूल के दिनों से मेरा भाई बना रहा। 8 साल साथ बिताए और आखिर में मुझे ही बेच दिया। मैंने अपने अंदर के गुस्से को दबाया और मुड़कर सामान्य दिखने की कोशिश की। जो हिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो सूट पहनकर मेरी तरफ आया। मैं भी यही पूछने वाला था। तुम जैसे टॉपर को एंटीक में दिलचस्पी। उसने मुझे तिरस्कार से देखा। मुझे याद आया पिछली जिंदगी में भी वो मुझसे जलता था। मैंने बात टाल दी। सुना था यहाँ भीड़ होती है, बस घूमने आ गया। तभी पास में शोर मचा। भीड़ के बीच एक लड़का चिल्ला रहा था, हाथ में एक सिक्का लिए। बुड्ढे, कल मैंने इसे चेक करवाया, ये नकली है। 10 लाख ठग लिए मुझसे। पैसे वापस कर, वरना पुलिस बुलाऊंगा। दुकानदार एक बूढ़ा आदमी था। कांपते हुए बोला, ये खानदानी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। लोग तमाशा देख रहे थे। जो हिंग ने फुसफुसाकर कहा, ये रोज का ड्रामा है, यहाँ का नियम है, एक बार बिका तो बिका। अगर मैं होता तो अब तक इसे पीट चुका होता। एंटीक मार्केट में नकली सामान मतलब अपनी किस्मत समझ के भूल जाओ। लेकिन जैसे ही मेरी नजर उस सिक्के पर पड़ी, मेरी धड़कनें रुक गईं। वही निशान, वही चाबी। मैंने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। भाई, क्या मैं देख सकता हूँ? मुझे अजीब सिक्के जमा करने का शौक है। अगर बेचना चाहो तो मैं ले सकता हूँ। लोग हंसने लगे। ये लड़का पागल है क्या, नकली चीज खरीद रहा है? वो लड़का जिसका नाम दू हाव था, उसकी आंखें चमक उठी। उसने तुरंत सिक्का मेरे हाथ में थमा दिया। सिक्का नया सा लग रहा था। अजीब से निशान बने थे, जैसे गेमिंग जोन का टोकन हो। सब उसे देखकर आगे बढ़ गए, पर मैंने परवाह नहीं की। मेरे बैग में रखा वो कटोरा हल्का सा कांपने लगा। ये सिक्का मेरे लिए कोई मामूली चीज नहीं थी, ये मेरी जान बचाने का जरिया था। मैंने नजरें उठाई और पूछा, कितने का है? डू हाव मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसे देख रहा था जैसे मेरी औकात नाप रहा हो। उसने सीधे 1.5 लाख मांग लिए। अभी कुछ देर पहले तो इसे वापस करने के लिए रो रहा था, और अब मौका देखते ही दाम बढ़ा दिए। आसपास के लोग भी उसे हिकारत से देखने लगे। मैंने बिना किसी भाव के बस इतना कहा, 50,000। डू हाव का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने झटके से सिक्का वापस छीन लिया। अरे, मैंने खुद इसे 1 लाख में खरीदा है, क्या दिन में सपने देख रही हो? मैंने बहस नहीं की और मुड़कर चलने लगा। मुझे पता था कि ऐसे लोग बहुत लालची होते हैं। मैं जितना बेरुखी दिखाऊंगा, उसे उतना ही डर लगेगा कि कहीं ग्राहक हाथ से न निकल जाए। वो पक्का मेरे पीछे आएगा।
और वही हुआ। अभी मैं 2 कदम ही चला था कि किसी ने मुझे रोका, पर वो दुहाओ नहीं बल्कि वो बूढ़ा दुकानदार था। बेटा, अगर तुम्हें ऐसे सिक्के चाहिए तो मेरे पास एक और है, 80,000 में ले लो, बिल्कुल असली है। बूढ़े ने अपनी पोटली खोली और उसे फैलाया। उसमें मौजूद सिक्के की बनावट बिल्कुल वैसी ही थी। मेरा दिल खुशी से झूम उठा, पर चेहरे पर मैंने कोई शिकन नहीं आने दी। मेरे खजाने के बर्तन ने फिर से हलचल शुरू कर दी थी। इसका मतलब ऐसे सिक्के और भी मौजूद हैं। ठीक है, ये वाला मैं रख लेता हूँ। मैंने तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दिए। दुहाओ बगल में खड़ा ये सब बड़े गौर से देख रहा था। उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने अपने हाथ वाले सिक्के को जोर से पकड़ा। उसकी आंखों में शक साफ दिख रहा था। क्या वाकई इसमें कोई राज छुपा है? मैंने उसके चेहरे के हाव भाव पढ़ लिए थे। उसे शक हो चुका था। मुझे वो दूसरा सिक्का हर हाल में चाहिए था। जितनी देर होगी मामला उतना ही पेचीदा होता जाएगा। पैसे चुकाते ही मैं अपना बैग उठाकर वहाँ से निकलने लगा। दुहाओ घबरा गया और भागकर मेरा रास्ता रोका। भाई साहब, मेरा वाला सिक्का भी ले लीजिए ना। काफी देर तक मोल भाव करने के बाद आखिरकार 80,000 में सौदा तय हुआ। जो हेंग का चेहरा तो ऐसा उतर गया जैसे उसने नींबू चबा लिया हो। मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मैं चुपचाप वहाँ से निकल गया। घर पहुँचते ही सबसे पहले मैंने दरवाजा अंदर से लॉक किया। खिड़कियों के पर्दे गिरा दिए ताकि बाहर किसी को कुछ पता न चले। ये बर्तन जब एक्टिवेट होता है तो काफी हलचल होती है। मैंने उस हल्के गर्म बर्तन को मेज पर रखा और उसमें पहला सिक्का डाल दिया। अगले ही पल वो बर्तन हवा में तैरने लगा और उससे एक तेज सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। सिक्के पर जमी बरसों की गंदगी झड़ने लगी। उसका असली रूप सामने आया और फिर वो सिक्का एक सुनहरी किरण बनकर सीधे मेरे माथे के बीचों बीच समा गया। मेरी आंखों के सामने धुंध छा गई और एक सिस्टम पैनल खुल गया। स्टोरेज स्पेस 9 क्यूबिक मीटर। अगले अपग्रेड के लिए जरूरी पॉइंट्स 1000। आखिरकार मुझे मेरा जादुई स्पेस मिल ही गया। मैं अपनी मुस्कान नहीं रोक पा रहा था। 9 क्यूबिक मीटर यानी एक छोटा स्टोर रूम। जिंदा चीजों को छोड़कर मैं इसमें कुछ भी भर सकता हूँ। बस अपनी सोच से चीजें अंदर बाहर कर सकता हूँ। सबसे बड़ी बात, इसके अंदर वक्त थमा रहता है और इसे सोने चांदी से अपग्रेड भी किया जा सकता है। पिछली जिंदगी में मैंने इसे अपग्रेड करने के लिए सोना इकट्ठा किया था, पर कयामत के 8वें साल तक सारा सोना बर्फ के नीचे दब चुका था। मैं इसे एक लेवल भी नहीं बढ़ा पाया था। अब मैंने दूसरे सिक्के की तरफ देखा। क्या इससे मुझे कोई और शक्ति मिलेगी? जैसे ही मैंने सिक्का अपने माथे से छुआ, वहाँ एक तेज जलन हुई। सिक्का गायब हो गया और पैनल धुंधला होकर फिर से साफ हुआ। अब वहाँ कुछ नया लिखा था। स्टोरेज स्पेस 9 क्यूबिक मीटर। आइटम डुप्लीकेशन 3 बार। अगले अपग्रेड के लिए पॉइंट्स 10,000। ये डुप्लीकेशन देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं बेडरूम में गया और पापा की छोड़ी हुई सोने की 5 ईंटें निकाली। मैंने उन्हें हाथ में लिया और मन में कहा, डुप्लीकेट। एक सुनहरी चमक हुई और जमीन पर गिरने की आवाज आई। वहाँ अब बिल्कुल वैसी ही 5 और सोने की ईंटें पड़ी थी। उनका आकार, वजन और चमक सब कुछ बिल्कुल असली जैसा था। मैंने पैनल चेक किया। डुप्लीकेशन की संख्या 3 से घटकर 2 हो गई थी। मतलब ये शक्ति असीमित नहीं है। सोने के भाव के हिसाब से इन 5 ईंटों की कीमत करीब 10 लाख होगी। मेरे हाथ कांपने लगे। पल भर में मेरी दौलत 10 लाख बढ़ गई थी। ये ताकत तो किसी चीट कोड से कम नहीं है। मैंने उन नकली ईंटों से स्पेस अपग्रेड करने की कोशिश की, पर पैनल पर लाल अक्षरों में चेतावनी आ गई, डुप्लीकेट चीजें अपग्रेड के लिए मान्य नहीं है। शॉर्टकट लेने की मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया। मजबूरन मुझे अपनी असली वाली 2 सोने की ईंटें अपग्रेड के लिए देनी पड़ी। पैनल पर नंबर तेजी से बदलने लगे। स्टोरेज स्पेस अब 72 क्यूबिक मीटर हो चुका था। अगले अपग्रेड के लिए 2000 पॉइंट्स और डुप्लीकेशन के लिए 10,000 पॉइंट्स चाहिए थे। कीमतें दोगुनी हो रही थी। स्पेस 8 गुना बढ़ा तो खर्चा भी उसी हिसाब से बढ़ गया। 2 सोने की ईंटें यानी करीब 4.25 लाख रुपए पलक झपकते ही गायब। 3 साल पहले तो मैं इस अपग्रेड बटन को छूने की भी हिम्मत नहीं कर सकता था। पापा के अचानक चले जाने के बाद करोड़ों का मुआवजा और ये बर्तन ही मेरे पास बचे थे। इस घर और सोने की ईंटों के अलावा मेरे पास करीब 1.5 करोड़ रुपए कैश भी थे, पर आने वाली कयामत के लिए ये रकम कुछ भी नहीं है। मैंने कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स के नंबर निकाले और उन्हें फोन घुमाया। मेरा पहला कदम इस घर को बेचना। ये घर शहर के सबसे पॉश इलाके में है। 128 गज का ये मकान आज के समय में किसी खजाने से कम नहीं है, पर उस जानलेवा ठंड में ये सिर्फ कंक्रीट और लोहे का एक मौत का पिंजरा बनकर रह जाएगा। यहाँ की इमारतें ठंड रोकने के लिए नहीं बनी हैं। पिछली जिंदगी में मैंने अपनी आंखों से देखा था, जब बर्फीला तूफान आया तो शहर के 80% लोग जमकर मर गए थे। जब तापमान -50 डिग्री तक गिरेगा तो ये कंक्रीट चटकने लगेगा और बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगी। मैंने एजेंट से बस 2 ही शर्तें रखी, सौदा पक्का हो और पैसा तुरंत मिले। पूरा पेमेंट करने का न तो वक्त है न ही पैसा। सोने की ईंटें खरीदकर उन्हें कॉपी करना ही सही रहेगा। असली सोने से स्पेस अपग्रेड करूंगा और नकली ईंटें बैंक को बेच दूंगा। असली सोना मेरे खजाने के काम आएगा। घर को भी बेचने के लिए डाल दिया है। रास्ते में नकली सोने की 5 ईंटें गिरवी रख दी। खाते में 10,05,000 आ गए। पैसे आते ही थोड़ी तसल्ली हुई। इस दुनिया में पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा है, असली कीमत तो सोने की है। काम खत्म होते होते रात हो गई। बाहर ग्रिल फिश खाई।
और घर आकर वर्कआउट प्लान बनाया। कयामत के वक्त सबसे पहले कमजोर लोग ही मरेंगे। अगर शरीर साथ नहीं देगा तो न दवा काम आएगी न ही खाना। जिंदा रहना है तो खुद को फौलाद बनाना होगा, भागने और लड़ने के काबिल बनना होगा। प्लान पूरा करते ही फोन बजा। हाई स्कूल के ग्रुप में मैसेज आया, ये तो जो हेंग है। दोस्तों, कल रात पार्टी करते हैं हुआ झाओ क्लब में। मैंने अपनी पूरी सैलरी लगा दी है, तुम सबको ट्रीट देनी है। ये मैसेज देखकर पुरानी यादें ताज़ा हो गई। जो हेंग के साथ मेरा बस नाम का रिश्ता था, हम बस एक दूसरे को जानते थे। असल में वो मेरे करीब तब आया जब पिता की मौत के बाद मुझे भारी मुआवजा मिला। वो बार बार मुझे बाहर ले जाने की जिद करता और हर बार खुद को गरीब बताकर बिल मुझसे भरवाता। वो मुझे अपना पर्सनल एटीएम समझता था। आज मैंने उसे एंटीक शॉप पर पैसे खर्च करते देखा तो उसे लगा होगा कि मैं अमीर हो गया हूँ। अब वो मुझे लूटने के लिए बेताब है। ठीक है, आज उसे थोड़ा ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। अगले दिन सुबह की ट्रेनिंग के बाद मैंने सामान की लिस्ट बनाई। कयामत के लिए बहुत कुछ चाहिए होगा। जो भी याद आया सब लिख लिया। दोपहर में 1000 स्क्वायर फीट का गोदाम किराए पर लिया। 60,000 किराया। ये सिर्फ एक ढाल है। सारा सामान पहले यहाँ आएगा, फिर मैं उसे अपने स्पेस में डाल लूंगा। घर पर सामान मंगाना खतरे से खाली नहीं है। गोदाम में एक छोटा कमरा भी है। कुछ दिन में वहीं शिफ्ट हो जाऊंगा। सब सेट हो गया। रात हो गई। ग्रुप में जो हेंग का मैसेज आ रहा था। टालते टालते रात के 8 बज गए। फिर क्लब पहुंचा। अंदर जो हेंग, वांग लेई और तांग याओ पहले से ही नशे में थे। मुझे देखते ही तांग याओ की आंखें चमक उठी। भाई, इतनी देर क्यों कर दी? बहुत याद किया तुम्हें। वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसकी ये अदाएं सबके लिए एक जैसी हैं। मुझे पता है, वो सबको ऐसे ही फंसाती है। पिछली जिंदगी में वो मुझसे कहीं बेहतर रही थी। जो हेंग ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, दोस्तों, आज रात का प्रोग्राम कुछ खास है। तुम सबकी आंखें फटी रह जाएंगी। तभी 4 लड़कियां अंदर आईं। मैंने मन ही मन सोचा, शक्ल से बदसूरत और हरकतें देखो। टेबल पर कम से कम 20,000 की शराब थी। देखते हैं ये बिल कैसे भरता है। जो हिंग ने ड्रिंक उठाए और बोला, भाई, ये सब तुम्हारे और ले के लिए है। तुम मेरे भाई हो। मैंने गिलास को हाथ तक नहीं लगाया। जो कौम है, एंटीबायोटिक ले रहा हूँ, तुम लोग पियो। उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा और पीने लगे। रात के 1 बज गए। बोतलें खाली थी। तांग याओ लड़खड़ाते हुए घर जाने की जिद करने लगी। जो हिंग ने सीना ठोक कर कहा, मैं छोड़ दूंगा। मैंने सिर हिलाया। वेटर बिल लेकर आया। 38,000 का बिल। बिल देखते ही तीनों मुझे घूरने लगे। मैंने भौहें सिकोड़ी, मुझे क्यों देख रहे हो? तुमने कहा था तुम ट्रीट दे रहे हो। जो हिंग ने जेब और फोन टटोला। अरे यार, फोन डिस्चार्ज हो गया। पिछली बार होता तो मैं चुपचाप भर देता। अब मुझे बस हंसी आ रही थी। मैंने वेटर से कहा, इसे चार्जर दे दो। वेटर ने जो हिंग को घृणा से देखा और चला गया। माहौल एकदम शांत हो गया। उन्हें आदत थी कि बिल मैं भरूंगा। जो हिंग का चेहरा उतर गया, फिर जबरदस्ती हंसा। भाई, आज तुम भर दो, अगली बार मैं पक्का दूंगा। मैंने बात काट दी। जो हिंग, पार्टी तुमने दी थी। तुमने कहा था तुम ट्रीट दे रहे हो और बिना पैसे की पार्टी दे रहे हो। जो हिंग की मुस्कान गायब हो गई। गुस्सा आ गया। बहुत हुआ, बस बिल भर दो, बाकी बात बाद में करेंगे। मेरा चेहरा सख्त हो गया। तो सच में पैसे नहीं लाए? उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। उसकी आंखें लाल हो गई। वो कुछ बोलने ही वाला था। तो ठीक है, बिल बराबर बांट लेते हैं। क्या मैं अकेली लड़की हूँ और मुझे भी पैसे देने होंगे? मैंने बस अपनी नींबू पानी की ड्रिंक का पैसा दिया है, बाकी का तुम लोग जानो। मैंने बिल चुकाया और निकल गया। अरे, बिल तो बराबर बांटने की बात हुई थी ना। मैंने सिर्फ एक नींबू पानी पिया है। सीसीटीवी चेक कर लो, सब साफ हो जाएगा। पैसे दिए और बाहर निकल गया। पीछे वो तीनों हैरान खड़े रह गए। वेटर ने कहा, सर, अभी भी 37,970 रुपये बाकी हैं। बिल चुकाए। क्लब से बाहर निकलते ही सुकून मिला। घर जाते जाते उन सबको ब्लॉक कर दिया। एक हिसाब तो चुकता हो गया। अगले दिन वर्कआउट के बाद एजेंट का फोन आया। मिस्टर गू, एक क्लाइंट घर देखना चाहता है। इतनी जल्दी? मैंने कहा, अभी आ जाओ। वो लोग 15 मिनट में पहुंच गए। दरवाजा खोला, एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया। साथ में एजेंट चेन कियान भी थी। चेन ने घर की इतनी तारीफ की कि पूछो मत। मैं बस चुपचाप खड़ा रहा। आदमी ने तुरंत डील फाइनल कर दी। 9.45 मिलियन। इतनी जल्दी? वो लोग गए तो देखा वो आदमी चेन के साथ बदतमीजी कर रहा था। समझ गया, डील इतनी आसानी से क्यों हुई। बैंक का मैसेज आया।
9.45 मिलियन। मेरे चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। चाबियां उठाई और शहर के बाहर निकल गया। पिछली जिंदगी में मैंने देखा था, पैसे का कोई मोल नहीं था। लोग नोटों की गड्डियों के लिए एक टुकड़ा रोटी नहीं पा सकते थे। पैसे वही है जो जान बचा सके। गाड़ी शहर से दूर पहाड़ों की तरफ बढ़ रही थी। ये इलाका अमीरों का था, लेकिन मुझे और दूर जाना था, जहाँ अभी विकास नहीं हुआ था। पहाड़ की ढलान पर रास्ता सुनसान होता गया। मुझे यही एकांत चाहिए था। दुनिया खत्म होगी तो भीड़ ही सबसे बड़ी मुसीबत होगी। अकेला घर, कम परेशानी। एक 3 मंजिला विला, पहाड़ के किनारे। सामने एक छोटी झील थी। ऊंचाई पर तो बाढ़ का डर नहीं, बर्फबारी में भी सुरक्षित। सबसे बड़ी बात, एक बड़ा बेसमेंट। ये तो जैसे कयामत के लिए ही बना था। मालिक मिस्टर झांग 50 साल के थे। परेशान दिख रहे थे। बोले, अगले हफ्ते विदेश जा रहा हूँ, पैसे की जल्दी है। अगर आज डील पक्की करो तो 5% डिस्काउंट। वो खुद ही बेचने की कोशिश कर रहे थे। मैंने घर देखा, कच्चा ढांचा अच्छा है, बदलाव में आसानी होगी। बेसमेंट देखा, 200 वर्ग मीटर। ठंडी हवा आ रही थी, वेंटिलेशन भी था। पीछे एक गुप्त रास्ता भी था। परफेक्ट। मैंने कहा 8.8 मिलियन, आज ही डील करते हैं। मिस्टर झांग की आंखें फटी रह गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई इतनी जल्दी खरीदेगा। घर 6 महीने से खाली था। हमने तुरंत वकील बुलाया, कागजी कार्रवाई पूरी की, पैसे ट्रांसफर कर दिए। बैंक बैलेंस खाली हुआ तो सुकून मिला। मिस्टर झांग ने पूछा, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा घर? मैंने कहा, मैं म्यूजिशियन हूँ, रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाऊंगा। साउंड प्रूफिंग के लिए बेसमेंट चाहिए था। वो मान गए, खुश होकर चले गए। तभी एक लाल पोश आकर रुकी। तांग याओ बाहर निकली, सफेद ड्रेस में, बहुत सुंदर लग रही थी। हाथ में टिफिन था। बोली, आए, सुना तुमने घर बेच दिया। मैं बहुत परेशान थी, आंखों में आंसू थे। मैंने उसे देखा और मन में हंसा। पिछली जिंदगी में इसी औरत ने। अब समझा कि मैं इतने वक्त से सामान क्यों जमा कर रहा था। घर को किले में बदलना ही अब मेरा असली मकसद है। झांग साहब कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लिए बड़ी खुशी खुशी वहाँ से चले गए। मेरे हाथ में चाबियां आई ही थी कि तभी एक लाल रंग की पोर्श 718 सीधे मेरे दरवाजे पर आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और एक खूबसूरत लड़की बाहर निकली। ये कांग याओ थी। उसने सफेद रंग की ड्रेस पहनी थी, बाल खुले थे और चेहरे पर हल्का सा मेकअप था। उसके हाथ में एक महंगा सा टिफिन बॉक्स था। वो बोली, आइए, मुझे वांग लेई ने बताया कि तुमने अपना घर बेच दिया है। ऊपर से तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। मैं कितनी डर गई थी। वो दौड़ती हुई मेरे पास आई। उसकी आवाज में झूठी फिक्र साफ छलक रही थी। उसकी आंखें हल्की लाल थी, जैसे वो रोने वाली हो। मुझे लगा कहीं तुम कोई गलत कदम न उठा लो। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। शुक्र है जो हिंग ने बताया कि तुम शायद यहाँ घर देखने आए हो। उसे देखकर मुझे हंसी आ रही थी। पिछली जिंदगी में इसी औरत ने झो हिंग के साथ मिलकर मुझे बर्बाद किया था। मेरा सब कुछ लूटकर वो सीधे झो हिंग की बाहों में चली गई। जब मुझे फंसाया गया, मेरी जान के पीछे पड़े थे, तो मैं मरता मरता उसके पास मदद मांगने गया, बस एक वक्त की रोटी के लिए। लेकिन उसने दरवाजा तक नहीं खोला। ठंडे लहजे में बोली, गु ये, मुझे मुसीबत में मत डालो, हमारा अब कोई रिश्ता नहीं है। उसकी वो बेरुखी, मुझे आज भी एक एक शब्द याद है। तुम यहाँ कैसे आए? मैंने बेरुखी से पूछा। तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तांग याओ एक कदम आगे बढ़ी, मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने झटके से खुद को पीछे कर लिया। उसके चेहरे पर एक पल के लिए झिझक आई, फिर वो और भी मीठा मुस्कुराने लगी। तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, तुमने कुछ नहीं खाया होगा ना? चखो जरा, मेरे हाथ का बना है। उसने टिफिन खोला। अंदर जापानी ईल राइस और टेम्पुरा था। खुशबू हवा में फैल गई। मैंने एक नजर डाली पर छुआ नहीं। काम की बात करो। तांग याओ की मुस्कान जम गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना ठंडा रहूंगा। वो तो मुझे वही पुराना गुलाम समझ रही थी जो उसके एक इशारे पर हाजिर हो जाता था। आइए, क्या हुआ? घर बेचने में कोई दिक्कत हुई क्या? मूड खराब है? उसने दबे स्वर में पूछा, पर उसकी नजरें उस आलीशान होमस्टे पर टिकी थी। सुना है तुम्हें 1 करोड़ से ज्यादा मिले हैं। कोई परेशानी है क्या? पैसों की जरूरत हो तो बताओ, मेरे पास कुछ है। कहते हुए वो अपना बैग टटोलने लगी। क्या शानदार नाटक कर रही है। मैंने मन ही मन हंसा, लेकिन चेहरे पर मायूसी ले आया। एक लंबी आह भरी और कार के दरवाजे से टिककर सिगरेट सुलगा ली। छोड़ो यार, बहुत परेशान हूँ। तांग याओ को लगा शिकार फंस गया। वो और करीब आ गई, आवाज और नरम कर ली। क्या हुआ? बताओ तो सही, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हमारे बीच कुछ छुपाने वाली बात है क्या? मैंने सिगरेट का एक गहरा कश लिया, धुआं छोड़ा और दूर देखने लगा। मैंने घर इसलिए बेचा
क्योंकि मुझे इन्वेस्ट करना था, एक इन्वेस्टमेंट। 是为了一笔投资。 投资 唐瑶也 तांग याओ की आंखें चमक उठी। 一个私募项目，我一个 एक प्राइवेट फंड प्रोजेक्ट है, मेरे एक अंकल ने बताया है, पक्का मुनाफा है। मैंने आवाज धीमी की, जैसे कोई राज बता रहा हूँ। 200% का रिटर्न। कितना? उद्धरण। 唐瑶声音瞬间拔高， लालच उसके चेहरे पर साफ था। 在脸上。他一 उसे एहसास हुआ तो उसने तुरंत मुंह बंद कर लिया। 200%। सच में आजकल ऐसा भी कोई मौका होता है। बिल्कुल सच है। 当然是真的。 मैंने सिगरेट बुझाई और मायूसी से सिर हिलाया। 可惜啊， अफसोस, इस प्रोजेक्ट की एंट्री फीस बहुत ज्यादा है, कम से कम 1 करोड़ चाहिए। मैंने तांग याओ की तरफ देखा, जैसे कोई बड़ा मौका हाथ से निकल रहा हो। घर बेचकर और बाकी पैसे मिलाकर भी 还差一 अभी भी 10 लाख कम पड़ रहे हैं। इतना बड़ा मौका हाथ से निकल रहा है, परेशान न हूँ तो क्या करूँ? 说完，我烦躁。 मैंने चिढ़कर टायर पर लात मारी। एक्टिंग एकदम परफेक्ट थी। तांग याओ की सांसें तेज हो गई। 200% 200% का रिटर्न, 1 करोड़ लगाओ तो 3 करोड़, 10 लाख की कमी। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। इन सालों में उसने फिश पॉन्ड मैनेज करके करीब 20 लाख जमा किए थे। अगर वो इस ट्रेन में सवार हो जाए 200万 तो 10 लाख लगाकर 30 लाख कमा लेगी। ये उन अमीर लड़कों को फंसाने से कहीं ज्यादा तेज था। उसने मुझे देखा, 这比辛苦吊着那些凯子快。 मेरा दिमाग तेजी से चलने लगा। 脑子飞速运转。 मैं बिल्कुल परेशान लग रहा था, कहीं से भी झूठ नहीं लग रहा था। और मैंने घर बेचा था, मेरे पास करोड़ों थे। ऐसे में इंसान अक्सर लालच में आकर गलत फैसले ले लेता है। रिस्क था, लेकिन मुनाफा 消息的时候， मुनाफा बहुत बड़ा था। 回报也太诱人了。 आइए, 唐瑶一 उद्धरण। 天的发腻，再次 वो फिर से मेरे करीब आ गई। उसका शरीर मेरे शरीर से छू रहा था। 10 लाख कम पड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने अपनी नम आंखों से मुझे देखा, जैसे वो कितनी वफादार हो। पैसे कम हैं, मेरे पास हैं, 奉献。 钱不够， भले ही ज्यादा नहीं, पर 10 लाख तो मैं निकाल ही सकती हूँ। 但100多 तुम 万 परेशान मत हो, 你别急， ऐसा मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। 错过了。 मैंने मन ही मन हंसा। मछली फंस गई। 终于咬钩了。 मैंने चेहरे पर हैरानी और एहसानमंदी का भाव लाया। याओ याओ, तुम। 我一直 उद्धरण। 唐瑶肩膀， मेरी आवाज कांप रही थी। 这可是100多万。 ये 10 लाख है, कोई छोटी रकम नहीं है। तुम। उद्धरण। 多少钱？ तुम्हारे लिए कुछ भी कम है। तांग याओ ने मुझे बीच में ही टोक दिया। मैं नहीं चाहती कि तुम पैसों की वजह से ये मौका गंवाओ। तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है। 就是我的事。 他深情 उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं ही उसकी दुनिया हूँ। मुझे पता था 我知道，他看的不是 वो मुझे नहीं, उस 200% के मुनाफे को देख रही थी। याओ याओ, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। मैं उसे गले लगा लिया, 在他看不见的角度。 लेकिन उसकी नजरों से दूर मेरी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। 谢吗？ 唐瑶 हमारे बीच शुक्रिया की क्या जरूरत है। तांग याओ मेरी बाहों में थी, उसके चेहरे पर एक जीत वाली मुस्कान थी। उसे 3 करोड़ दिख रहे थे। उसने मुझे धीरे से पीछे किया और बैग से एक कार्ड निकाला। इसमें 15 लाख हैं। पासवर्ड 8,88,888 है। तुम इसे ले लो। उसने कार्ड मेरे हाथ में थमा दिया, 动作干脆利 इतनी तेजी से कि कहीं मैं मना न कर दूं। 够的话， अगर और चाहिए हो तो बताना, मैं और इंतजाम कर लूंगी। मैंने वो कार्ड पकड़ा। वो कार्ड मुझे सोने से भी भारी लगा। उस कार्ड पर तांग याओ का लालच और उसकी बेवकूफी साफ लिखी थी। पिछली जिंदगी में जो मेरा उधार था, इस बार सूद समेत वसूल करूंगा। मैंने जोर से सिर हिलाया, 重重点头。 आंखें नम हो गई। याओ, बस थोड़ा इंतजार करो। जैसे ही ये प्रोजेक्ट सफल होगा, मैं तुम्हें पूरी शान और शौकत से अपना बना लूंगा। मैंने वो वादा किया जो पिछली जिंदगी में कभी नहीं किया था। तांग याओ का चेहरा खिल उठा। 笑靥如花。 मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। तुम्हारे काम में दखल नहीं दूंगी। 不打扰你办正事。 मकसद पूरा हुआ। तांग याओ एक पल भी वहाँ नहीं रुकना चाहती थी। उसे डर था कि कहीं प्रोजेक्ट के बारे में पूछकर मैं नाराज न हो जाऊं। जल्दी से फंड्स का इंतजाम कर लो, देर मत करना। वो अपनी पोश में बैठी। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले एक नजाकत भरी नजर डाली। तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार रहेगा। लाल स्पोर्ट्स कार की गड़गड़ाहट के साथ वो ओझल हो गई। मैं वहीं खड़ा रहा। चेहरे की वो बनावटी मुस्कान गायब हो गई। अब बस एक ठंडी नफरत बची थी। मैंने हाथ में पकड़े बैंक कार्ड को देखा, जैसे कोई मजाक हो। 像看一个笑话。 पिछली जिंदगी में जू हिंग और तांग याओ ने मिलकर मुझे बर्बाद कर दिया था। मेरी लाश तक नहीं मिली थी। इस बार खेल अभी शुरू हुआ है। 开始 मैं इस औरत को कंगाल कर दूंगा और ये जिंदगी भर कर्ज के बोझ तले दबी रहेगी। तांग याओ का काम तमाम करके मैं सीधे शहर के पश्चिमी बाजार की तरफ निकल पड़ा। यहाँ हर तरह के लोग मिलते हैं। मेरा मकसद साफ था, मुझे ओल्ड झांग नाम के एक ठेकेदार को ढूंढना था। पिछली जिंदगी में कयामत के तीसरे साल जब सर्वाइवर बेस बना था, तो यही वो आदमी था जिसने काम संभाला था। काम में माहिर, सख्त मिजाज और बदमिजाज होने के लिए मशहूर। मैं एक गंदी सी चाय की दुकान के सामने रुका। पर्दा हटाते ही सस्ती सिगरेट और पसीने की बदबू ने मेरा स्वागत किया। कोने में एक मेज पर 50 साल का एक भारी भरकम आदमी सिगरेट पीते हुए ताश के पत्ते जोर से पटक रहा था।
यही है वो। 夹着汗臭扑面而来。 मैं उसके पास गया, बिना किसी बकवास के बैग से नोटों की गड्डी निकाली और मेज पर पटक दी। ओल्ड झांग ने अपनी लाल आंखों से ऊपर देखा, धुआं छोड़ते हुए बोला, क्या बकवास है, विला का रिनोवेशन 1 महीने में, इतनी जल्दी? पास बैठे एक गंजे आदमी ने हंसकर कहा, लड़के, ओल्ड झांग से काम करवाना है, पैसे लाए हो? ओल्ड झांग ने उसे अनसुना किया और धीरे से नक्शा खोला। एक नजर देखते ही उसकी भौहें तन गई। 别墅改造， उसने सिगरेट बुझाई, जैसे कोई कचरा देख रहा हो। ये क्या मजाक है? ओल्ड झांग चिल्लाया, पूरे घर में बुलेट प्रूफ ग्लास, अंदर की दीवारों पर 30 सेंटीमीटर की इंसुलेशन लेयर, बेसमेंट को खोदकर सीलबंद तापमान नियंत्रित जोन बनाना, छत को मजबूत करके सोलर पैनल बिछाना। 像看 उसने नक्शा मेज पर पटक दिया और मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए चिल्लाया, घर बना रहे हो या कछुए का खोल? आसपास के मजदूर जमा हो गए। ये कैसा पागलपन है? कोई विला को ऐसे बंद डिब्बे में बदलता है क्या? क्या फायदा? मैं शांत रहा। 我把图纸 नक्शा ऐसा ही है, तुम्हें बस काम करना है, कर सकते हो या नहीं? ओल्ड झांग हंसा, कर तो सकता हूँ, बेशक कर सकता हूँ, लेकिन इससे घर बर्बाद हो जाएगा, स्ट्रक्चर खत्म, खूबसूरती खत्म, और म्यूनिसिपल वाले तुम्हें ये करने देंगे? ये तो अवैध निर्माण है। वो कुर्सी पर पीछे झुका और फिर से सिगरेट जलाई। मेरी सलाह मानो जवान, पैसे बर्बाद मत करो, मैं ये काम नहीं लूंगा। मैंने बहस नहीं की, सीधे अपना फोन निकाला और बैंक बैलेंस दिखाया। मार्केट रेट क्या है? 你只管干活， ओल्ड झांग हैरान रह गया। इस काम के लिए कम से कम 30 लाख तो लगेंगे, मैं तुम्हें 60 लाख दूंगा। मैंने स्क्रीन उसकी तरफ घुमा दी। अभी 30 लाख एडवांस, काम खत्म होने पर बाकी 30 लाख, और हर मजदूर को 50-50 हजार का बोनस अलग से। चाय की दुकान में सन्नाटा छा गया, ताश के पत्ते वहीं रुक गए। हर कोई मेरी स्क्रीन को घूर रहा था 我不知 और मेरे शांत चेहरे को। 道出手机银行余额。 30 लाख का काम, 2 गुना पैसा, ऊपर से बोनस। ये क्लाइंट नहीं, साक्षात कुबेर का अवतार है। ओल्ड झांग की सिगरेट की राख गिर गई। 我把 दशकों से इस काम में हूँ, ऐसा पागलपन कभी नहीं देखा। उसकी आंखों में अब शक और डर था, 工后再解散。 और साथ ही लालच भी। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? ओल्ड झांग ने झुककर फुसफुसाया, ये काम किसी शरीफ आदमी का नहीं लगता। क्या तुमने कोई पंगा लिया है? कहीं छिपने की जगह ढूंढ रहे हो? मैंने फोन जेब में रखा और कहा, 平静的 सुनो, 3 मिलियन का प्रोजेक्ट है, मैं तुम्हें 2 गुना पैसा दूंगा। काम खत्म होने पर हर मजदूर को 50 हजार का बोनस अलग से मिलेगा। ये कोई मामूली क्लाइंट नहीं है, ये तो साक्षात कुबेर का अवतार है। बूढ़े झांग के मुंह से सिगरेट की राख गिर गई। दशकों से इस धंधे में होने के बावजूद उसने इतना पैसा लुटाने वाला कभी नहीं देखा था। उसकी नजरें फौरन बदल गईं। उनमें शक भी था और एक अजीब सी लालच भी। उसने धीरे से पास आकर फुसफुसाते हुए पूछा, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? ये काम किसी शरीफ आदमी का तो नहीं लग रहा। कहीं बाहर कोई कान करके कर्जदारों से बचने के लिए तो ये सब नहीं कर रहे। मैंने अपना फोन जेब में रखा और बस इतना कहा कि काम वक्त पर होना चाहिए। 收起手机，我说了 एक कलाकार होने के नाते मैंने झांग की नजरों में झांकते हुए सफाई दी कि मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहां मुकम्मल सन्नाटा हो, तापमान बिल्कुल स्थिर रहे और बाहर की रोशनी या शोर का नाम ओ निशान तक न हो। यह मेरा क्रिएटिव स्पेस होगा। बेसमेंट का इस्तेमाल कुछ खास किस्म के चमकने वाले पौधों को उगाने के लिए किया जाएगा, जो मेरी कला का हिस्सा होंगे। छत पर लगे सोलर पैनल ये पक्का करेंगे कि मेरे उपकरणों को 24 घंटे बिजली मिलती रहे। मेरी दलीलें सुनने में अजीब थी, लेकिन एक सनकी कलाकार की पहचान के साथ ये सब जायज लग रहा था। आखिरकार दुनिया में अमीर पागलों की कमी नहीं है। बूढ़ा झांग अब भी शक में था। उसके चेहरे का मांस गुस्से से फड़क रहा था। अगर कल को कोई गड़बड़ हुई और जांच मुझ तक पहुंची तो क्या होगा? तुम बस इस डिस्क्लेमर पर साइन करो। मैं पहले से ही तैयार था। मैंने प्रिंट किए हुए कागजात निकाले। इसमें साफ लिखा था कि सारा डिजाइन और कंस्ट्रक्शन मेरी निजी मांग पर हो रहा है और इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। चाहे कोई स्ट्रक्चरल दिक्कत आए, पड़ोसी शिकायत करे या सरकारी विभाग छापा मारे, तुम्हारा और तुम्हारी टीम का इससे कोई लेना देना नहीं होगा। मैंने पेन उसकी तरफ बढ़ाया। साइन करो और 35.5 लाख अभी तुम्हारे अकाउंट में, और ये ऊपर के 5 लाख तुम्हारे लड़कों की चाय पानी के लिए हैं। पैसा बोलता है। दलीलें पुख्ता थी और जिम्मेदारी से वो आजाद था। झांग कागजों को घूर रहा था। उसकी सांसें भारी हो रही थी। उसके पीछे खड़े मजदूरों की आंखें लाल हो चुकी थी। 5 लाख का बोनस उनकी 6 महीने की कमाई से भी ज्यादा था। झांग भाई मान जाओ, जब कागज पर लिख कर दे रहे हैं तो डर कैसा? झांग ने सिगरेट का एक गहरा कश लिया। उसका सिरा अंधेरे में अंगारे की तरह चमक उठा। आखिर में उसने सिगरेट को जमीन पर पटक दिया। अपने जूते से उसे कुचलते हुए वो गाली देकर बुदबुदाया। उसने झपट्टे से पेन छीना और साइन कर दिए। पैसा पूरा है तो कछुए का कवच तो क्या? अगर तुम कहो कि इस घर को एक आलीशान ताबूत में बदल दूं, तो मैं वो भी कर दूंगा। दस्तखत होते ही मैंने तुरंत ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया।
आपके खाते में 35.5 लाख रुपए जमा कर दिए गए हैं। उस सन्नाटे में नोटिफिकेशन की आवाज बड़ी साफ सुनाई दी। इतने सारे जीरो देखकर झांक के हाथ कांपने लगे। वो झटके से खड़ा हुआ और चिल्लाया, ओए, बुत बन के क्या खड़े हो? सामान उठाओ और मेरे साथ चलो। मजदूरों में जैसे जान आ गई। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे किसी जंग पर जा रहे हो। आधे घंटे के भीतर पहला ट्रक शिशान विला के गेट पर खड़ा था। झांग अपनी टीम के साथ अंदर दाखिल हुआ। इस इमारत का हुलिया अब पूरी तरह बदलने वाला था। मैं आंगन में खड़ा उन्हें काम की तैयारी करते देख रहा था। मेरा अल्टीमेट बनकर प्लान अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका था। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। वीचैट पर मैसेज था। भेजने वाली थी तांग याओ। ये मैंने अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हारे पास भेज दी है, लेकिन फिर भी वो रकम पूरी नहीं हो पा रही जो तुमने कही थी। मैंने अभी जो हिंग से बात की है, वो मुझे पैसे उधार देने के लिए मान गया है। तुम फिक्र मत करो, मैं बाकी पैसों का इंतजाम जरूर कर दूंगी। जैसे ही पैसे हाथ में आएंगे मैं तुम्हारे पास आऊंगी। स्क्रीन देखते हुए मेरे चेहरे पर एक सर्द मुस्कान थी। तांग याओ ने न सिर्फ अपने पैसे दांव पर लगा दिए, बल्कि खुद जो हिंग के पास भी चली गई। मेरी पिछली जिंदगी के 2 सबसे बड़े दुश्मन अब एक अदृश्य धागे से मजबूती से बंध चुके थे। बहुत खूब, ये खेल अब और भी दिलचस्प होता जा रहा है। मैंने फोन जेब में रखा और दूर क्षितिज की ओर देखा। शाम ढल रही थी। पहाड़ी हवाओं में एक अजीब सी ठंडक थी। पूरी दुनिया को जमने वाली एक महाशीत लहर दस्तक देने वाली थी, और मुझे उस बर्फीले तूफान से पहले अपने पंजों और दांतों को पैना करना था। जब तांग याओ का फोन आया, तब झांग की टीम विले की पहली मंजिल की दीवार में एक बड़ा छेद कर चुकी थी। चारों तरफ धूल का गुबार था और ड्रिल मशीनों का शोर कानों को फाड़ रहा था। ये मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। फोन की दूसरी तरफ तांग याओ की आवाज में एक अजीब सी उत्तेजना थी, जिसके पीछे उसकी थकान साफ छिप रही थी। 8 लाख रुपए मैं अभी तुम्हें ट्रांसफर कर रही हूँ। बाकी का इंतजाम मैं जल्द ही कर लूंगी। मैं शोर से बचने के लिए आंगन से बाहर निकल आया। 8 लाख? लेकिन तुमने तो उद्धरण। मैंने जानबूझकर अपनी आवाज में थोड़ी निराशा घोली। अरे, तुम समझ नहीं रहे हो। तांग याओ ने हड़बड़ाते हुए सफाई दी, जैसे उसे डर हो कि हाथ आए मछली फिसल न जाए। मेरे कार्ड में जो पैसे थे वो फिक्स डिपॉजिट में हैं। उन्हें निकालने में वक्त लगेगा और हमारे पास वक्त नहीं है। ये 8 लाख मैंने दोस्तों से उधार लिए हैं और जो हिंग से भी 5 लाख का भारी ब्याज पर लोन लिया है। ब्याज की दर बहुत ज्यादा है, लेकिन तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। उसने जानबूझकर जो हिंग और उस भारी ब्याज का जिक्र किया, ताकि वो खुद को प्यार में कुर्बान होने वाली एक प्रेमिका दिखा सके। मेरा मन हुआ कि मैं जोर से हंस दूं। जो हिंग का पैसा, ये तो सोने पर सुहागा है। मैंने अपनी हंसी रोकी और बेहद भावुक आवाज में कहा, याओ, तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। कुछ मत कहो, बस अपना अकाउंट नंबर भेजो, मैं अभी पैसे भेजती हूँ। वैसे क्या हमें कोई एग्रीमेंट साइन करना चाहिए? इतनी बड़ी रकम है, अगर मेरे मम्मी पापा को पता चला तो वो मुझे जान से मार देंगे। तांग याओ ऊपर से सावधान दिख रही थी, लेकिन असल में वो बस इस इन्वेस्टमेंट को पक्का करना चाहती थी। बिल्कुल, क्यों नहीं, मैंने फौरन हामी भर दी। मैं अभी एक एग्रीमेंट तैयार करता हूँ, तुम बस यहाँ आकर साइन कर देना। आधे घंटे बाद तांग याओ अपनी पोश कार में वहाँ पहुँच गई। उसकी आंखों में लालच और जीत की चमक साफ दिख रही थी। धूल भरी विला के बाहर वो चिढ़कर भौहें सिकोड़ती है, अपनी हील्स बचाते हुए पत्थरों के बीच से संभलकर मेरी कार तक आती है। मैंने उसे सड़क किनारे की दुकान से प्रिंट करवाई हुई AK4 शीट थमाई। वो तथाकथित एग्रीमेंट, शर्तें इतनी बचकानी की हंसी आ जाए। न ID नंबर, न नोटरी, न कोई गारंटी। तांग याओ ने एक नजर डाली। मुनाफे में हिस्सेदारी देखते ही उसका मन शांत हो गया। उसके दिमाग में बस 200% रिटर्न घूम रहा था। बिना सोचे समझे उसने धड़ाधड़ साइन कर दिए। हो गया, मैंने कहा। एक बीप के साथ 8 लाख उसके खाते में आ गए। आए, प्रोजेक्ट का ध्यान रखना, उसने चिंता से कहा। मैंने वो रद्दी कागज जेब में डालते हुए कहा, बिल्कुल, फिक्र मत करो। मुनाफा होते ही सबसे पहले तुम्हारा मूलधन और ब्याज लौटाऊंगा। 1 पैसा कम नहीं होगा, बिल्कुल कम नहीं होगा। मैं तुम्हें दूसरे जन्म में ब्याज समेत लौटाऊंगा। तांग याओ के जाते ही मेरे चेहरे की बनावटी मुस्कान गायब हो गई। मैं कार में बैठा, बैंक में आए 8 लाख देखे और बिना एक पल गनवाए उसे सामान खरीदने वाले दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दिया। काम खत्म। मैंने इंजन स्टार्ट किया। इंजन की गड़गड़ाहट ने पीछे के शोर को दबा दिया। मैं अगले ठिकाने की ओर बढ़ा। यून सिटी के बाहरी इलाके में कोयला फैक्ट्री। कभी यह सबसे बड़ी सप्लाई बेस थी, अब एक मरते हुए जानवर की तरह पड़ी है। चिमनियाँ ठंडी हैं, कन्वेयर बेल्ट पर जंग है, गेट पर लिखा है प्रोडक्शन बंद, क्लियरेंस सेल। यह इसके अंत की घोषणा थी। मैंने कार दूर रोकी और अंदर गया। एक अधेड़ उम्र का परेशान आदमी
वजन करने वाले कमरे के बाहर बैठा सिगरेट पी रहा था। वही फैक्ट्री मालिक ली वेइगुओ। ली वेइगुओ, मैं कोयला खरीदने आया हूँ। मैंने सीधे बात की। उसने बेमन से आंखें उठाई और पीछे के कोयले के ढेर की ओर इशारा किया। कितना चाहिए, खुद देख लो। स्मोकलेस कोल 1200 प्रति टन। पहले पैसे फिर माल। ये कीमत शांति के समय में महंगी नहीं थी, लेकिन मुझे पता था कि ली वेइगुओ को जल्दी है। फैक्ट्री पर करोड़ों का कर्ज है। 3 महीने से सैलरी नहीं दी। अगर पैसे नहीं आए तो वो दिवालिया हो जाएगा। कीमत ज्यादा है। मैंने सिर हिलाया और उसे सिगरेट ऑफर की। ली साहब, साफ बात करते हैं। मुझे पता है आपकी हालत क्या है। आपको कैश चाहिए, ढेर सारा कैश। ये कोयले के ढेर बेचने में बहुत समय लगेगा। उसने सिगरेट ली, उसका चेहरा और उतर गया। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं सब खरीदूंगा। मैंने कोयले के ढेर की ओर इशारा किया। यहाँ जितना भी कोयला है कम से कम 1000 टन तो होगा। ली वेइगुओ सिगरेट मुंह में दबाए रह गया। क्या मजाक कर रहे हो? 1000 टन? पता है कितने पैसे लगेंगे? मैं क्या करने वाला हूँ उससे तुम्हें मतलब नहीं। मैंने सिगरेट बुझाई। बेचोगे या नहीं? मैं तुम्हें 8 लाख देता हूँ। 8 लाख? ली वेइगुओ ऐसे उछला जैसे किसी ने पूंछ पर पैर रख दिया हो। पागल हो गए हो क्या? 1000 टन कोयला और 8 लाख? 800 रुपये प्रति टन। मार्केट रेट 1200 है। उसने बात पूरी नहीं की। मैंने फोन उसके सामने कर दिया। स्क्रीन पर बैलेंस दिख रहा था। ली साहब, मैं मोल भाव नहीं कर रहा। मेरी आवाज ठंडी थी। अभी 8 लाख कैश ले लो। बैंक का कर्ज चुकाओ, मजदूरों को सैलरी दो, अपनी इज्जत बचा लो। अगर नहीं बेचना तो तुम्हारी मर्जी। 1200 के भाव पर बैठे रहो। देखते हैं दिवालिया होने से पहले 100 टन भी बिकता है या नहीं। मेरी बातों ने उसके जख्मों पर नमक छिड़क दिया। उसने मेरा युवा लेकिन भावहीन चेहरा देखा। फिर फोन पर वो लुभावने नंबर। माथे पर पसीना आ गया। 8 लाख मार्केट रेट से कम था, लेकिन यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। इतना कोयला खरीद कर क्या करोगे? नहीं बेचना। मैंने फोन अंदर रखा। सब खत्म हो रहा था। 3 सेकंड। 1, 2। बेचता हूँ, मैं बेचता हूँ। मेरे 3 गिनने से पहले ही ली वेइगुओ चिल्ला पड़ा। उसकी सारी ताकत जैसे खत्म हो गई। वो दीवार के सहारे ढह गया। लेकिन मेरी एक शर्त है। ली वेइगुओ हंसते हुए बोला। पैसे अभी के अभी अकाउंट में आ जाने चाहिए। कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या? सारा माल एक साथ नहीं ले जाया जाएगा। आज रात से हर रोज रात के 10 बजे के बाद तुम गाड़ियों का इंतजाम करोगे। शहर के पश्चिम में पहाड़ी के पास एक वेयर हाउस है। मैं तुम्हें उसका पता भेज दूंगा। ट्रांसपोर्ट का खर्चा मैं अलग से दूंगा। याद रहे, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि मैंने इतना सारा कोयला खरीदा है। ली वेइगुओ मुझे हैरानी से देखने लगा। उसे लगा कि ये नौजवान पागल हो गया है, पर सवाल पूछने की उसकी हैसियत नहीं थी। सौदा पक्का हुआ और मैंने तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दिए। अपने फोन में 8 लाख की भारी रकम देखकर ली वेइगुओ की आंखें चमक उठी, जैसे किसी डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। एक अनजान नंबर से मैसेज आया था। आज बच गया तो क्या, कल नहीं बचेगा। तू बस मेरा इंतजार कर। नंबर भले ही नया था, पर ये धमकी भरा अंदाज मैं बिना देखे ही समझ गया कि ये कौन है। जो है। मैं धीरे से मुस्कुराया। मैंने अपने खाली हुए अकाउंट को देखा, जिसमें 5 लाख रुपए थे। ये वही पैसे थे जो इस धमकी देने वाले ने मुझे ब्याज पर दिए थे। दुश्मन के पैसों से अपनी सर्दियों का इंतजाम करना, दुश्मन के पैसों से कयामत के लिए किला बनाना, ये एहसास वाकई लाजवाब है। मैंने जवाब देना जरूरी नहीं समझा और उसे ब्लॉक कर दिया, जैसे किसी भिनभिनाती मक्खी को मसल दिया हो। छोटे भाई, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। ली वेइगुओ कागजात लेकर मेरे पास आया। उसके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान थी। फिक्र मत करो, डिलीवरी मैं खुद देखूंगा। सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होगा। बिल्कुल खामोशी से, किसी को पता भी नहीं चलेगा। पैसे मिलते ही उसका बर्ताव काफी बदल गया था। मैंने सिर हिलाया। जब मैं जाने ही वाला था तो ली वेइगुओ को अचानक कुछ याद आया। वो चलते चलते बोला, वैसे अजीब बात है, इस साल मार्केट का हाल कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी ये फैक्ट्री 6 महीने से बंद पड़ी थी, पर इसी हफ्ते अचानक कई लोग कोयला खरीदने आए और सबको थोड़ा थोड़ा ही चाहिए था, पर सबके सब बड़े रहस्यमयी थे। मेरे बढ़ते कदम अचानक रुक गए। मैंने मुड़कर उसे तीखी नजरों से देखा। ओह, और भी लोग आए थे। हाँ, ली वेइगुओ को मेरी बेचैनी का अंदाजा नहीं था। वो अपनी धुन में बोलता रहा। परसों 2 लोग आए थे, कल एक और आया। सब तुम्हारी तरह ही कम बोलने वाले थे। पैसे तुरंत दिए। सबको एंथ्रेसाइट चाहिए था और सबने रात को ही माल ले जाने की शर्त रखी। मैं सोच रहा था कि अभी तो ठंड भी नहीं आई, फिर ये सब पागलों की तरह कोयला क्यों जमा कर रहे हैं? कहीं सच में कयामत तो नहीं आने वाली? ली वेइगुओ ने मजाक में कहा, पर उसकी बात सुनकर मेरा दिल दहल गया।
मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, पर अंदर ही अंदर मैं डर गया। क्या कोई और भी है जो चुपके से सामान इकट्ठा कर रहा है? क्या मेरे अलावा कोई और भी दोबारा जिंदा हुआ है, या फिर सरकार को कुछ भनक लग गई है और वो गुप्त तरीके से तैयारी कर रही है? जो भी हो, इसका मतलब है कि इस खेल में मैं अकेला खिलाड़ी नहीं हूँ। वक्त मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा कम है। ली वेइंगुओ की बातों ने मुझे सोच में डाल दिया, पर मैंने जाहिर नहीं होने दिया। क्या सच में मेरे जैसा कोई और भी है? ये ख्याल आते ही मैंने उसे झटक दिया। चाहे कितने ही लोग सच जानते हो, मुझे सबसे आगे रहना होगा। शायद मैंने बस इतना कहा और तेजी से वहाँ से निकल गया। वक्त हाथ से फिसल रहा था। फैक्ट्री से बाहर निकलते ही मैं काम पर लग गया। मैंने शहर के आसपास के दर्जनों पेट्रोल पंपों के चक्कर लगाए। हर बार सिर्फ 4-5 कैन ही भरवाता, बहाना बनाता कि कंस्ट्रक्शन साइट के जनरेटर के लिए चाहिए। मेरी महंगी गाड़ी और बात करने का अंदाजा देखकर वहाँ के कर्मचारी भी ज्यादा सवाल नहीं करते थे। पूरी दोपहर मेहनत करके मैंने करीब 2 टन डीजल जमा कर लिया और उसे अलग अलग गोदामों में रखवा दिया, पर इतना काफी नहीं था। जनरेटर सबसे जरूरी चीज थी। आम घरेलू जनरेटर उस भयानक ठंड को नहीं झेल पाएंगे। मुझे इंडस्ट्रियल ग्रेड की मशीन चाहिए थी। अब अंधेरा हो चुका था। मैं एक ऐसी सुनसान गली में मुड़ा जहां स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। ये शहर का वो काला बाजार था जहां चोरी का सामान मिलता था। हवा में तेल, जंग और सस्ती शराब की बू थी। मैं सीधा एक पुरानी रिपेयर शॉप में दाखिल हुआ। वहाँ एक काना आदमी एक बड़े से पिस्टन को साफ कर रहा था। बिना सिर उठाए बोला, क्या चाहिए? 2 बड़े डीजल जनरेटर, कम से कम 10 किलोवाट के, मिलिट्री ग्रेड या इम्पोर्टेड होने चाहिए। क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। मैंने अपनी जरूरत बताई। वो रुका और अपनी उस एक आंख से मुझे घूरने लगा। माल तो है, पर कीमत बहुत ज्यादा होगी। मुझे दिखाओ। वो मुझे कबाड़ के बीच से होते हुए पीछे के अहाते में ले गया, जहाँ 2 विशाल मशीनें रखी थी। जर्मन मशीन है, एकदम सॉलिड। फोर्ड से रिटायर हुई है, पर मेंटेनेंस कमाल की है। 1 घंटे में बस 2 लीटर तेल पीती है। एक आंख वाले ने मशीन पर हाथ मारा। धातु की गूंज सुनाई दी। बोला, 2 5 टन के टैंक भी साथ ले जाओ। मेरी आंखें चमक उठी, जैसे मेरे लिए ही बनी हो। मैंने पूछा, कितने का है? उसने 7 उंगलियां दिखाई। जनरेटर 3 लाख का, टैंक 50,000 का, पूरा सेट 7 लाख, नो बार्गेनिंग। कीमत बाजार से दोगुनी थी, पर मैंने पलक भी नहीं झपकाई। मुझे पैसे की परवाह नहीं, मुझे बस वक्त चाहिए। मैंने कहा, मुझे 2 सेट चाहिए। मैंने काला बैग खोला। अंदर नोटों की गड्डियां थी, पूरे 14 लाख। बस एक शर्त है, रात 12 बजे तक इस पते पर पहुंच जाना चाहिए। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। इतने सालों में ऐसा ग्राहक नहीं देखा था। उसने कहा, बेफिक्र रहिए बॉस, 12 बजे से पहले माल पहुंच जाएगा। काम खत्म करके मैं निकल गया। मुझे क्या पता था, अंधेरे कोने में कोई मुझे घूर रहा है। वो दू हाओ, वही सिक्कों वाला दलाल। वो तो बस कुछ सस्ते पुर्जे ढूंढने आया था, पर उसने देख लिया। मैंने लाखों ऐसे उड़ाए जैसे कचरा हो। दू हाओ का खून खौल उठा। उसे याद आया कि कैसे वो चंद रुपयों के लिए गिड़गिड़ाता है। उसे लगा मैंने उसे ठगा है। जलन ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया। उसने मुझे बाहर निकलते देखा और फोन मिलाया। ब्यो भाई, मैं दू हाओ, उसने दबी आवाज में कहा। एक शिकार मिला है, मोटी रकम है इसके पास। हाँ, अकेला है। मैं गली के मोड़ पर इंतजार कर रहा हूँ। फोन रखकर वो टोपी पहनकर मेरे पीछे हो लिया। आधी रात गोदाम के बीचों बीच में खड़ा था। 2 जर्मन जनरेटर, 2 बड़े टैंक और वो 50 टन कोयला। मैंने हाथ लगाया और सब गायब। सब मेरे खजाने में समा गया। अब वहाँ कोयले और अनाज के पहाड़ थे। मैंने डीजल भरा। एक अजीब सी सुरक्षा का एहसास हुआ। यही है मेरी असली ताकत, यही है मेरा बदला। गोदाम लॉक करके मैं निकला। एक तंग गली में मुड़ा। पीछे कदमों की आहट, जैसे बिल्ली चूही का पीछा कर रही हो। मैं मुस्कुराया। न रुका, न तेज चला। गली घुमावदार थी। मैंने जानबूझकर एक डेड एंड चुना। आखिरी मोड़ पर मैं रुका और पलट गया। गली के मुहाने पर 5 लोग खड़े थे। सबसे आगे वो दू हाओ, बीमार सा चेहरा, साथ में 4 गुंडे, हाथ में लोहे की रॉड और बेसबॉल बैट। दू हाओ ताली बजाते हुए आगे आया। बॉस, फिर मिल गए। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मुझे लगा पिछली डील में घाटा हो गया। सोचा थोड़ा हिसाब कर ले। एक गुंडे ने बैट घुमाया। ज्यादा बकवास मत कर, जो कुछ है निकाल दे, और उस गाड़ी की चाबी भी। शायद हम तुझे कम मारे। मैंने उन सबको नजरअंदाज किया और सीधे दू हाओ की आंखों में देखा। क्या चाहिए तुम्हें? दू हाओ हंसा। सिंपल। उसने 10 लाख का इशारा किया। वो सिक्का
मैंने पता किया वो कम से कम इतने का है। मैं बिजनेस में फेयर रहता हूँ, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। उसकी आवाज गली में गूंज रही थी। उसे लगा वो शिकारी है। उसके पीछे खड़े गुंडे हंस रहे थे। अंधेरे में उनके हथियार चमक रहे थे। अपनी उस गाड़ी की चाबियां यहीं छोड़ दो तो शायद हम तुम्हें थोड़ा कम पीटे। पास खड़ा दूसरा गुंडा हाथ में लोहे का सरिया घुमा रहा था। मेरी नजरें उन पर नहीं बल्कि सीधे डू हाओ के चेहरे पर टिकी थी। मैंने ठंडे लहजे में पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? डू हाओ को लगा कि मैं डर गया हूँ। वो और भी ज्यादा अकड़ गया। उसने उंगली उठाते हुए कहा, बहुत सीधी सी बात है। वो पुराना सिक्का, मैंने उसके बारे में पता किया है। उसकी कीमत कम से कम 1 मिलियन है। देखो, मैं ईमानदारी से धंधा करने वाला आदमी हूँ। अगर तुमने फायदा कमाया है तो मेरा नुकसान क्यों हो? डू हाओ की कमीनी हंसी उस सुनसान गली में गूंज उठी। मालिक, पिछली बार सौदा थोड़ा सस्ता हो गया था तो अब थोड़ा हर्जाना तो बनता है ना। वो ऐसे हंस रहा था जैसे कोई बिल्ली चूहे के साथ खेल रही हो। उसके पीछे खड़े गुंडे भी दांत निकाल रहे थे। उनके हाथों में लोहे के पाइप और डंडे अंधेरे में चमक रहे थे। माहौल काफी तनावपूर्ण हो चुका था। ओ ए लड़के, सुना नहीं क्या? मेरे भाई ने कहा है, बाकी के पैसे निकाल। पीले बालों वाले गुंडे ने बेसबॉल बैट से दीवार पर जोर जोर से मारना शुरू किया। सीमेंट के टुकड़े झड़ने लगे। एक और हटे कट्टे गुंडे ने अपनी उंगलियां चटकाते हुए आगे कदम बढ़ाया। पैसे और गाड़ी की चाबी यहीं छोड़ दे वरना अस्पताल जाने लायक भी नहीं बचेगा। गली में सन्नाटा था, बस भारी कदमों की आहट गूंज रही थी। मैं ठंडी दीवार से सटकर खड़ा था, चेहरे पर कोई भाव नहीं। उन गुंडों की तरफ देखने के बजाय मेरी नजरें सीधे डू हाओ के लालची चेहरे पर टिकी थी। मैंने पूछा, पक्का? मेरी आवाज धीमी थी लेकिन उसमें एक अजीब सी ठंडक थी। डू हाओ एक पल के लिए ठिठका, फिर उसे अपनी बेइज्जती महसूस हुई। मौत सामने खड़ी है और अभी भी अकड़ दिखा रहा है। मारो इसे। डू हाओ दहाड़ा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। इसके पैर तोड़ दो, देखते हैं फिर कैसे उछलता है। इतना कहना था कि पीले बालों वाला और वो हट्टा कट्टा गुंडा एक साथ झपटे, हाथ में हथियार लिए मुझे कुचलने के लिए। जैसे ही रॉड मेरे करीब आए, मैं हरकत में आया। मैंने बस हाथ उठाया। किसी को कुछ समझ नहीं आया। मेरे हाथ में अचानक एक काला स्प्रे कैन आ गया। एक तेज सफेद धुंध सीधे उन दोनों की आंखों में गई। उनकी चीखें गूंज उठी। पीले बालों वाला और वो दूसरा गुंडा जैसे उनकी आंखों में आग लग गई हो। हथियार फेंक कर चेहरे को हाथों से ढके वे जमीन पर तड़पने लगे। इस अचानक हुए हमले से बाकी सब सन रह गए। डू हाओ की हंसी गायब हो गई। वो बस देखता रह गया कि कैसे उसके दो गुंडे पल भर में ढेर हो गए। जवाब में मैंने अपना दूसरा वार किया। मैंने बाएं हाथ से एक सफेद प्लास्टिक की थैली हवा में उछाली। डू हाओ कुछ समझ पाता उससे पहले ही मैंने कलाई झटकी और एक सिक्का सीधे थैली पर जा लगा। धप, थैली हवा में फट गई और सफेद पाउडर ने पूरी गली को अपनी चपेट में ले लिया। चूना पाउडर। ही धत तेरी, आंखें नहीं खुल रही। बाकी दो गुंडे भी इसकी चपेट में आ गए। उनकी आंखों से आंसू और नाक से पानी बहने लगा। वो अंधे होकर हवा में हाथ चलाने लगे। 2 सेकंड के अंदर चारों गुंडे जमीन पर थे और वो स्प्रे कैन और थैली मैंने उन्हें वापस अपने खजाने में डाल दिया था। गली में अब बस मैं और डू हाओ बचे थे। डू हाओ का दिमाग सुन्न था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। वो कैन और थैली कहाँ से आए? क्या ये जादू था? डर उसके रोंगटे खड़े कर रहा था। मुझे अपनी तरफ बढ़ते देख उसके पैर कांपने लगे। वो पीछे हटते हुए बोला, तू पास मत आ। मैंने उसकी एक न सुनी। एक लात सीधे उसकी छाती पर मारी। डू हाओ किसी फटे हुए बोरे की तरह उड़कर दीवार से जा टकराया। दर्द के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसे संभलने का मौका दिए बिना मैं उसके ऊपर झुक गया। एक पैर से उसकी कलाई दबाई और ऊपर से उसे घूरते हुए पूछा, वो चीज कहाँ है? क्या चीज? डू हाओ दर्द से कराहते हुए अभी भी झूठ बोल रहा था। मैंने फालतू बात नहीं की। अपने पैर के अंगूठे से जोर डाला। डू हाओ सुअर की तरह चिल्लाने लगा। उसकी कलाई टूटने वाली थी। तुम्हारे पास वो जेड है? बताता हूँ। वो मेरी अंदर वाली जेब में है। मैं नीचे झुका, उसकी चीखों को नजरअंदाज करते हुए उसकी जेब टटोली। जल्द ही मेरे हाथ में एक ठंडी और सख्त चीज आई। एक जेड का पेंडेंट, गहरा हरा, चमकता हुआ। अंधेरे में भी उसकी चमक फीकी नहीं पड़ी थी। साफ पता चल रहा था कि ये कोई कीमती चीज है। पेंडेंट का डिजाइन पुराना था जिस पर जटिल बादल जैसे नक्काशी बनी थी। यही वो है। मेरी सांसें थम गई। पिछली जिंदगी में जब कयामत आई थी और सब कुछ तबाह हो गया था, डू हाओ ने इसी पुश्तैनी पेंडेंट के बदले एक रसूखदार आदमी से टॉप शेल्टर का टिकट हासिल किया था। उसने वो भयानक रातें आराम से गुजारी थी और उस वक्त में एक कुत्ते की तरह बर्फ में खाने के लिए तरस रहा था। सोचा नहीं था कि इस बार ये मेरे हाथ लगेगा। तभी दर्द और गुस्से से पागल हो चुके डू हाओ की आंखों में एक चमक आई। उसने अपने दूसरे हाथ से कमर के पीछे से एक स्प्रिंग वाला चाकू निकाला और मेरी जांघ पर वार करने की कोशिश की। चाकू की धार चमक उठी लेकिन मैं उससे तेज था। मैंने अपना दायां हाथ घुमाया जो 1 सेकंड पहले खाली था। अब उसमें एक भारी लाल ईंट थी। ये ईंट बिना किसी चेतावनी के वहाँ आ गई, जैसे जादू से पैदा हुई हो। डू हाओ का चाकू हवा में ही रुक गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। डू हाओ की चीखों को अनसुना करते हुए मैंने उसके कपड़ों की तलाशी ली।
जल्द ही मेरे हाथ में एक ठंडी और सख्त चीज आई। वो एक हरे रंग का कीमती पत्थर था, एक प्राचीन लॉकेट। उस अंधेरी गली में भी उसकी चमक फीकी नहीं पड़ी थी। देखते ही समझ आ गया कि ये कोई मामूली चीज नहीं है। उस पर बहुत ही बारीकी से नक्काशी की गई थी। पुराने जमाने के बादलों जैसे निशान थे। यही है वो। मेरी धड़कनें तेज हो गई। पिछली जिंदगी में जब कयामत आई थी और सारी व्यवस्था चरमरा गई थी, तब डू हाउ ने इसी लॉकेट के बदले एक बहुत बड़े आदमी से सबसे सुरक्षित शेल्टर का टिकट हासिल किया था। उसी की बदौलत उसने वो खौफनाक रातें आराम से काटी थी, जबकि मैं उस वक्त किसी कुत्ते की तरह बर्फ में खाने के लिए तड़प रहा था। किस्मत देखो, इस बार ये चीज मेरे हाथ लग गई। तभी दर्द से पागल हुए डू हाउ की आंखों में खून उतर आया। उसने अपने दूसरे हाथ से कमर के पीछे से एक चाकू निकाला और पूरी ताकत से मेरी जांघ पर वार करने की कोशिश की। चाकू की धार बिजली की तरह चमकी, लेकिन मेरी फुर्ती उससे कहीं ज्यादा थी। मैंने अपना दाहिना हाथ घुमाया, जो हाथ एक पल पहले खाली था। अगले ही पल उसमें एक भारी ईंट आ चुकी थी। वो ईंट वहाँ अचानक ऐसे आए जैसे हवा से पैदा हुई हो। डू हाउ का चाकू हवा में ही रुक गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो बस देखता ही रह गया। खेल अब पूरी तरह बदल चुका था। ये ईंट कहाँ से आई? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, मैंने अपने हाथ की ईंट पूरी ताकत से दे मारी। एक धमक के साथ वो लाल ईंट डू हाउ के गाल को छूती हुई निकली और सीधे उसके कान के पास सीमेंट पर जा लगी। पत्थर के टुकड़े उड़े और डू हाउ का चेहरा छिल गया। खून की लकीरें उभर आईं। डू हाउ बुरी तरह कांप गया। वो सन रह गया। ईंट के गिरने से जो हवा का झोंका आया, उसने उसके चेहरे पर जलन पैदा कर दी। अगर ये सिर पर लगती तो तभी उसकी पैंट गीली हो गई और एक बदबू फैल गई। डू हाउ डर के मारे पेशाब कर बैठा था। मैं उठा और एक कदम पीछे हट गया। जैक पेंडेंट को संभालते हुए मैंने नीचे देखा। वो थर थर कांप रहा था, गंदगी में लथपथ। मेरी नजरों में वो बस एक कचरा था। साफ रहो, बस इतना कहकर मैं बिना पीछे मुड़े वहाँ से निकल गया। गली में वो 5 अंधे गुंडे रह गए और पेशाब में लथपथ पड़ा डू हाउ। मैं गली से बाहर आया। स्ट्रीट लाइट के नीचे ठंडी हवा चल रही थी। मैंने वो जैक पेंडेंट निकाला। वो हाथ में बहुत ठंडा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। जैसे ही मेरी उंगलियों ने उसे पूरी तरह घेरा, मेरे दिमाग के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। वो कंपन मेरे स्पेस के साथ गूंज रहा था। तभी एक तेज रोशनी मेरे दिमाग में कौंधी, इतनी तेज कि सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाए। मेरी सारी इंद्रियां सुन्न हो गई। मैं वहीं जम गया। एक साफ आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, स्पेस अपग्रेड हो रहा है। मेरे हाथ में वो जैक पेंडेंट गर्म हो गया, बहुत गर्म। लेकिन ये जलन नहीं थी, ये मेरी रूह का कंपन था। पेंडेंट टूटा नहीं, बल्कि हरे रंग की रोशनी में बदल गया, जुगनू की तरह, जो मेरी हथेली के जरिए मेरे अंदर समा गए। अगले ही पल मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और एक ताकत ने मुझे खींच लिया। मेरे स्पेस के अंदर वो जगह फैल रही थी। जमीन कांप रही थी। जो जगह छोटी थी वो तेजी से फैल रही थी। अंधेरे की ओर ऊपर का आसमान फट गया और ऊंचा हो गया। कोयले और अनाज के ढेर, जो पहाड़ जैसे थे, अब छोटे टीले लग रहे थे। स्पेस 10 गुना बढ़ गया था। 100 क्यूबिक मीटर की जगह अब 1000 क्यूबिक मीटर हो गई थी। एक बास्केटबॉल कोर्ट जितनी बड़ी। मैं अभी संभल भी नहीं पाया था कि एक नई जानकारी का सैलाब मेरे दिमाग में भर गया। कोई शब्द नहीं, बस एक नई शक्ति, खतरे का एहसास। 10 मीटर के दायरे में कोई भी बुरी नीयत या आने वाली आपदा मैं भांप सकता था। मैंने आंखें खोली। मैं अभी भी स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा था। सब कुछ एक सपना लग रहा था। मैंने आंखें बंद की और उस शक्ति को आजमाया। एक पल में दुनिया बदल गई। लोग भाग रहे थे, गाड़ियां तेज रफ्तार में गुजर रही थी, यहाँ तक कि बिल्ली भी। उन सब पर एक रंग चढ़ा था, ज्यादातर सफेद और नीला, शांति का प्रतीक। एक आदमी ट्रैफिक से परेशान था। उसके सिर पर पीली धुंध थी। फोन पर लड़ता हुआ एक लड़का गुस्से की आग में जल रहा था। भावनाएं अलग थीं, पर मुझे उनसे क्या। मेरी चेतना एक जाल की तरह फैल गई। अचानक मुझे कुछ महसूस हुआ। एक गहरा काला रंग। सड़क के उस पार एक काली कार खड़ी थी। एक आदमी मुझे घूर रहा था। मैं उसकी बुरी नीयत देख सकता था, जैसे पानी में स्याही घुल रही हो। मैंने अपना सिर घुमाया और सीधे उसकी आंखों में देखा। वो चौंक गया। वो घबरा गया और नजरें हटा ली और गाड़ी भगा ले गया। मैंने पीछा नहीं किया। मैं वहीं खड़ा रहा, अपनी नई शक्ति को महसूस करते हुए। ये सिर्फ भविष्य देखना नहीं है, ये बढ़त हासिल करना है। अब आने वाली तबाही में कोई भी मेरे खिलाफ साजिश नहीं कर पाएगा। मैंने अपना ध्यान हटाया
और अपनी गाड़ी विला की तरफ मोड़ दी। रात हो चुकी थी। विला का इलाका एक अजीब सी रोशनी में डूबा था। आसमान का रंग अजीब था, बैंगनी और लाल, जैसे आसमान पर कोई घाव हो, एक बड़ा सा निशान। काम खत्म हो चुका था, बस वो अकेला ही मशीनों की जांच कर रहा था। छोटे मालिक झांग मुझे देखते ही आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर गर्व था। बाहरी दीवारें पूरी तरह मजबूत कर दी गई हैं और बुलेट प्रूफ कांच भी लग चुका है। ये दीवारें, इंसान तो क्या, अगर कोई गाड़ी भी इनसे टकरा जाए तो उसके परखच्चे उड़ जाएंगे। पूरा विला अब स्टील के एक अभेद्य किले में बदल चुका था। खिड़कियों पर भारी बुलेट प्रूफ कांच लगा था और दीवारों पर कंक्रीट की दोहरी परत चढ़ाई गई थी। 3 मीटर ऊंची बाउंड्री पर इलेक्ट्रिक फेंसिंग के लिए पॉइंट्स छोड़ दिए गए थे। सब कुछ एकदम पुख्ता लग रहा था। मैंने बिना कुछ कहे विला के चारों ओर एक चक्कर लगाया, अपनी खतरे को भांपने की शक्ति को सक्रिय किया। मेरी नजरों में पूरा विला सुरक्षा की एक नीली रोशनी से ढका हुआ था। लेकिन जैसे ही मैं दक्षिण पश्चिम कोने पर पहुंचा, मेरे कदम ठिठक गए। वो दीवार का एक कोना था जिसके ठीक बगल में बरगद का एक विशाल पुराना पेड़ था। उस हिस्से में सुरक्षा की वो नीली रोशनी काफी धुंधली थी, यहाँ तक कि जहाँ पेड़ की टहनियाँ दीवार को छू रही थी, वहाँ से खतरे की हल्की लाल चमक दिखाई दे रही थी। आम आंखों से देखने पर वहाँ कोई कमी नहीं थी, लेकिन मेरी शक्ति के लिए ये एक जानलेवा कमजोरी थी। झांग, उस कोने को देखो। मेरा लहजा सख्त था। ये 3 मीटर की दीवार कल तक पूरी तरह गिरा दो। झांग हक्का बक्का रह गया। मालिक, ये दीवार तो बहुत मजबूत है, इसे गिराने की क्या जरूरत, गिरा दो इसे। मेरी आवाज और ठंडी हो गई। नींव को 2 मीटर और गहरा खोदो और सबसे ऊंचे ग्रेड के स्टील और कंक्रीट का इस्तेमाल करके इसे फिर से बनाओ। मैंने दीवार के ऊपर झुकी बरगद की टहनियों की ओर देखा। पेड़ के ऊपर से हाई वोल्टेज बिजली के तारों की 3 परतें बिछाओ। दीवार के अंदर और बाहर 2 इंफ्रारेड अलार्म सिस्टम लगाओ जो सीधे विला के कंट्रोल रूम से जुड़े हों। झांग पूरी तरह सुन्न पड़ गया। उसने कुछ कहना चाहा पर फिर खुद को रोक न सका। मालिक, आप ये सब आखिर कर क्यों रहे हैं? कभी नींव खोदना तो कभी बिजली के तार। हम विला सजा रहे हैं या कोई जेल बना रहे हैं? क्या वाकई इसकी जरूरत है? कौन इतनी मेहनत करके यहाँ घुसने की कोशिश करेगा? मैंने कोई सफाई नहीं दी, बस अपना हाथ ऊपर उस अजीब से बैंगनी लाल आसमान की तरफ किया। झांग, उस आसमान को देखो। मेरी आवाज शांत थी पर उसमें एक ऐसी दहशत थी जिसने उसे कंपा दिया। आने वाले तूफान से पहले की तैयारी है ये। तभी पास रखे झांग के फोन की स्क्रीन जल उठी। एक न्यूज नोटिफिकेशन आया था। एक युवा मजदूर ने उत्सुकता में उसे खोल दिया और न्यूज एंकर की गंभीर आवाज गूंजने लगी। ताज़ा खबर, एक दुर्लभ भूचुंबकीय तूफान के कारण दुनिया के कई हिस्सों में आसमान में अजीबोगरीब रोशनी देखी जा रही है। हमारे देश के उत्तरी इलाकों जैसे शिनजियांग में भी लाल और हरे रंग की दुर्लभ अरोरा रोशनी देखी गई है। स्क्रीन पर दुनिया भर की तस्वीरें दिखाई जा रही थी। आसमान किसी फटे हुए घाव जैसा अजीब और डरावने रंगों से भरा हुआ था। वो जितना खूबसूरत था उतना ही खौफनाक भी। उनमें से एक तस्वीर बिल्कुल वैसी ही थी जैसा उनके सिर के ऊपर बैंगनी लाल आसमान दिख रहा था। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये चुंबकीय हलचल इतिहास में सबसे बड़ी है। इसके कारणों की जाँच की जा रही है। कृपया घबराएं नहीं और शांति बनाए रखें। झांग ने पहले फोन की उन तस्वीरों को देखा, फिर ऊपर उस भारी और डरावने आसमान को, और आखिर में मेरे उस शांत और भावहीन चेहरे को देखा। एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ की हड्डी से होते हुए दिमाग तक दौड़ गई। वो अनजाने में ही कांप उठा। झांग का गला सूख गया था। अब उसके पास कोई सवाल नहीं था। मैंने बस सिर हिलाया और अंदर चला गया। खाली लिविंग रूम में सीमेंट और धूल की गंध भरी थी। मैं उस विशाल बुलेट प्रूफ खिड़की के सामने खड़ा होकर बाहर की खामोश रात को देख रहा था। सब कुछ अपने काबू में होने का एहसास सुकून दे रहा था। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। तांग याओ का मैसेज था। आए, मेरे निवेश का मुनाफा कब तक मिलेगा? झू हिंग ब्याज के लिए बहुत दबाव डाल रहा है। मैंने उस किस वाले इमोजी को देखकर एक ठंडी हंसी हंसी और तुरंत टाइप किया, बस होने ही वाला है। एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है तुम्हें। मैसेज भेजकर मैंने फोन रख दिया और खिड़की के बाहर देखा। आंगन का वो पुराना बरगद का पेड़ अंधेरे में चुपचाप खड़ा था। अचानक एक पत्ता टहनी से अलग हुआ। वो हवा के साथ उड़ने के बजाय उस ठहरी हुई हवा में धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। वो एक सूखा और पीला पत्ता था जिसके किनारे मुड़े हुए और बेजान थे। उसमें मौत की गंध थी। तो अब ये शुरू हो रहा है। पूरी रात सन्नाटा रहा। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण बुलेट प्रूफ कांच को चीरकर अंदर आए, मैं तैयार खड़ा था। विला का बेसमेंट ओल्ड झांग की कंस्ट्रक्शन टीम ने इसे पूरी तरह बदल दिया था। दीवारों और छतों को वाटरप्रूफ और साउंड प्रूफ बनाया गया था। वेंटिलेशन सिस्टम सीधे बाहर से जुड़ा था। ये इस कयामत के किले का धड़कता हुआ दिल था। मैंने बस एक बार सोचा और हवा में कई नए उपकरण प्रकट हो गए। पैकिंग खोली, मेटल स्टैंड लगाए और हाई पावर प्लांट लाइट्स फिट कर दी। जैसे ही बैंगनी लाल रोशनी जली,
पूरा बेसमेंट किसी साइंस फिक्शन फिल्म के एलियन बेस जैसा लगने लगा। फिर हाइड्रोपोनिक सिस्टम और पाइप बिछाए गए और सफेद प्लांटिंग ट्रे सजा दी गई। ये सब करने के बाद मैंने अपने स्पेस से बीजों के पैकेट निकाले, तेजी से उगने वाली लेट्यूस और ठंड सहने वाली सब्जियां। तबाही के शुरुआती दिनों में विटामिन पाने का यही सबसे तेज तरीका था। मैंने फुर्ती से बीजों को पोषक तत्वों से भरे मिक्सचर में डाल दिया। कुछ घंटों बाद आखिरी लाइट भी सेट हो गई और मेरा अंडरग्राउंड गार्डन तैयार था। मैं उस बैंगनी रोशनी के बीच खड़ा था और मुझे आने वाले दिनों की वो हरियाली दिखने लगी जो जीवन का रंग है। भविष्य में ये सोने से भी ज्यादा कीमती होने वाली थी। बिना रुके मैं बेसमेंट के दूसरे कोने की ओर बढ़ा, जहां एक विशाल और आधुनिक वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम खड़ा था। ये मशीन भारी धातुओं और रेडिएशन जैसी हर गंदगी को साफ कर सकती थी। मैंने इसे गहरे कुएं और छत पर लगे बारिश के पानी को जमा करने वाले सिस्टम से जोड़ दिया। एक बेहतरीन वाटर साइकिल तैयार हो गया। जैसे ही मैंने वाल्व खोला, मशीन से हल्की गूंज सुनाई देने लगी। इंडिकेटर लाइट जल उठी और पाइप से साफ पानी बहने लगा। मैंने हाथ बढ़ाकर थोड़ा पानी चखा। पानी ठंडा था और स्वाद में हल्का मीठा। इसे बर्बाद न करते हुए मैंने आउटलेट को सीधे अपने ट्रेजर बेसिन स्पेस से जोड़ दिया। मैंने अपनी चेतना को स्पेस में उतारा और वहाँ एक बड़े स्विमिंग पूल का ढांचा तैयार किया। अगले ही पल खाली जमीन पर एक विशाल पूल बन गया और हवा से पानी किसी झरने की तरह उसमें गिरने लगा। पानी के गिरने की आवाज और बढ़ते जल स्तर को देखकर मेरे मन का डर पूरी तरह खत्म हो गया। खाना, पानी और ऊर्जा, जीवन की तीनों चाबियां अब मेरे हाथ में थी। तभी अचानक डोरबेल की आवाज ने मेरा ध्यान भटकाया। कोई घंटी नहीं बजा रहा था, बल्कि दरवाजा पीट रहा था। मैंने माथे पर बल लिए मॉनिटर में देखा। एक सस्ते सूट और चिपचिपे बालों वाला दुबला पतला आदमी चिढ़कर खड़ा था। ये यहाँ का प्रॉपर्टी मैनेजर था। मैंने मशीनें बंद की और दरवाजा खोला। नमस्ते, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, मिस्टर वांग। उसने सख्त चेहरे के साथ मुझे और फिर मेरे आंगन को देखा। क्या आप ही नए मालिक हैं? आपको पता है आपके काम से कितना शोर हो रहा है? हमें कई पड़ोसियों की शिकायतें मिली हैं। उसके लहजे में धौंस थी। और ये दीवारें, ये बाहरी बदलाव, ये सब गैर कानूनी है। नियमों के मुताबिक आपको ये सब तोड़कर पहले जैसा करना होगा। मैनेजर वांग ने अपनी नाक चढ़ाकर हुक्म सुनाया। मैं बस उसे शांति से देखता रहा। मेरी खतरे को भांपने वाली शक्ति ने दिखाया कि उसके सिर पर गुस्से का पीला रंग नहीं, बल्कि लालच की काली धुंध छाई हुई थी। वो समस्या सुलझाने नहीं, बल्कि अपना हिस्सा लेने आया था। तोड़ना पड़ेगा, मैंने बिना किसी भाव के दोहराया। हाँ, बिल्कुल तोड़ना पड़ेगा। वांग को लगा कि मैं डर गया हूँ, तो वो और भी चढ़ गया। वरना हम ऊपर रिपोर्ट करेंगे और जबरदस्ती तुड़वा देंगे। मैंने सिर हिलाया और अंदर चला गया। वांग मुस्कुराया। उसे लगा वो जीत गया। अमीर होने से क्या होता है, आखिर झुकना तो पड़ेगा ही। अगले ही पल मैं बाहर आया। हाथ में कोई कागज नहीं, बल्कि एक काला प्लास्टिक बैग था। मैंने उसे वांग के पैरों के पास फेंक दिया। बैग खुला और उसमें से नोटों की गड्डियां और सिगरेट के पैकेट बाहर झांकने लगे। इसमें 2 लाख हैं, मैंने शांत स्वर में कहा। मैंने अगले 10 साल की फीस एडवांस में दे दी है। बाकी जो बचा वो आपकी चाय पानी के लिए। मैनेजर वांग का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। वो फटी आंखों से उन पैसों को देख रहा था और बार बार थूक निकल रहा था। 10 साल की फीस। इस विला की साल भर की फीस मुश्किल से 10-15 हजार थी। इस लड़के ने बिना पलक झपकाए 2 लाख फेंक दिए। ये तो नियमों के खिलाफ है। वांग के शब्द लड़खड़ा रहे थे, पर उसकी आंखें पैसों पर चिपकी थी। मैंने उसका पाखंड देख लिया था। मैं एक कदम आगे बढ़ा और उसके कान के पास झुककर धीरे से बोला, मुझे शांति पसंद है, शोर नहीं। मैनेजर वांग, मेरी बातों को हल्के में मत लेना। इस कमरे की दीवारें काफी पतली हैं और कभी कभी मुझे वो सब सुनाई दे जाता है जो मुझे नहीं सुनना चाहिए। मैनेजर वांग के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई और उनकी पीठ पसीने से भीग गई। वो समझ गए थे कि ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक सीधा हमला था। उन्होंने फुर्ती से वो प्लास्टिक बैग उठाया, जैसे इसकी हजारों बार प्रैक्टिस की हो। उनके चेहरे से वो रौब गायब हो चुका था और उसकी जगह एक चापलूसी भरी मुस्कान ने ले ली थी। चेहरे के हाव भाव पल भर में बदल गए। अरे गू साहब, आप भी ना, कितने मजाकिया हैं। उन्होंने बैग पकड़ा और झुककर सलाम किया। वो गिड़गिड़ाने लगे। मैंने उस मजबूत दीवार की तरफ इशारा करते हुए अंगूठा दिखाया। बिना कुछ और कहे बात खत्म की। वो बैग थामे सिर झुकाए दबे पांव बाहर निकल गए। उन्हें डर था कि एक पल और रुके तो शामत आ जाएगी। मैंने उनकी भागती हुई पीठ को ठंडी नजरों से देखा। कयामत के बाद ये पैसा रद्दी कागज बन जाएगा, लेकिन फिलहाल ये मेरी कई मुश्किलें हल कर सकता है। उसी वक्त शहर के एक आलीशान अपार्टमेंट में माहौल काफी तनावपूर्ण था।
तांग याओ सोफे के कोने में दुबकी हुई थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी सांसें अटकी हुई थी और वो हिलने तक की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। सामने जो हिंग बड़े रौब से बैठा था और उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड खड़े थे। वो अपने हाथ में सोने का लाइटर घुमा रहा था। लाइटर के खुलने और बंद होने की कट कट की आवाज तांग याओ के दिल पर हथौड़े की तरह लग रही थी। श्याओ याओ, जो हिंग आखिरकार बोला। उसकी आवाज नरम थी पर तांग याओ और भी ज्यादा कांपने लगी। उस इन्वेस्टमेंट को 1 हफ्ता बीत चुका है, अब तक कोई हलचल क्यों नहीं हुई? उसने तांग याओ की तरफ देखा। 他抬眼看向唐瑶， उसकी नजरों में अब प्यार नहीं, सिर्फ शक और बेरुखी थी। मेरे वो 5 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। उनका ब्याज हर बीतते दिन के साथ बढ़ रहा है। हिंग भाई, थोड़ा और रुकिए, तांग याओ रोते हुए बोली। 唐瑶带着 गु ये, उसने कहा था कि बहुत जल्द बहुत बड़ा मुनाफा होगा। 是个大惊 बड़ा मुनाफा। जो हिंग ने ठंडी हंसी हंसते हुए लाइटर बंद किया। 打火机 अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे मेरा पैसा अभी चाहिए। वो तांग याओ की तरफ बढ़ा। या तो अभी वो 5 लाख ब्याज समेत लौटाओ, वरना। 万连本带利还给我。 उसने तांग याओ के खूबसूरत चेहरे और जिस्म को हवस भरी नजरों से देखा। तुम्हें किसी और तरीके से ये कर्ज चुकाना होगा। तांग याओ के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वो जानती थी कि जो हिंग किस किस्म का आदमी है। उसके काले धंधों के बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा था। उसके चंगुल में फंसने से अच्छा तो मर जाना था। नहीं, वो घबराकर पीछे हटी और बचने का रास्ता ढूंढने लगी। हाँ, याद आया। 对了，顾 वो ये सब उसी की गलती है। अगर वो नहीं होता तो मैं आज इस हाल में नहीं होती। उसके मन में नफरत की आग भड़क उठी। सारा पैसा गु ये के पास है, तांग याओ चिल्लाई। उसने मुझे और आपको दोनों को धोखा दिया है। उसने आपके पैसे कहीं इन्वेस्ट नहीं किए, 他拿了你的钱 बल्कि उसने पहाड़ पर एक बहुत बड़ा विला खरीद लिया है। जो हिंग के कदम रुक गए और उसने अपनी आंखें सिकोड़ी। विला। तांग याओ लड़खड़ाते हुए मेज की तरफ झपटी और फोन से तस्वीरें दिखाने लगी। वो तस्वीरें एक जासूस ने खींची थी। उनमें मेरा वो लोहे का किला साफ दिख रहा था, जो अभी बन ही रहा था। यही है वो जगह, युनडिंग विला, नंबर A01। उसने सारा पैसा इसी में झोंक दिया है। उसने उसे कछुए के कवच जैसा मजबूत बना दिया है। जो हिंग को यकीन दिलाने के लिए उसने बात को और बड़ा चढ़ाकर कहा। वो कहता है कि दुनिया खत्म होने वाली है और वो वहाँ छिपने की तैयारी कर रहा है। वो पागल हो चुका है। हिंग भाई, पैसा उसी के पास है, आप उससे मांगिए, उसके पास बहुत पैसा है। 你去找 जो हिंग उस अजीबोगरीब स्लेटी इमारत को देखने लगा। उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। इतना पैसा खर्च करने का मतलब था 花这么多 कि 钱， उस लड़के के पास 5 लाख से कहीं ज्यादा है। दुनिया का अंत बंद कर। 周恒念到这， जो हिंग ने ये शब्द दोहराए और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। उसने तांग याओ के गाल को जोर से थपथपाया। 力道 बहुत अच्छे, अगर तुम्हारी बात सच निकली तो इस बार तुम्हें छोड़ दूंगा। जो हिंग खड़ा हुआ और अपने गुंडों को इशारा किया। 周恒起身， अपने लड़कों को तैयार करो। 叫上兄弟们。 उसने अपना कोट पहना और उसकी नजरों में दरिंदगी उतर आई। चलो जरा युनडिंग विला चलते हैं और हमारे कयामत की तैयारी करने वाले मिस्टर गू से मुलाकात करते हैं। कई काली गाड़ियां गराज से तेजी से बाहर निकली और पहाड़ की तरफ दौड़ पड़ी। 别墅疾驰而去。 रात गहरी हो रही थी। वो गाड़ियां किसी शिकारी जानवर की तरह दहाड़ती हुई युनडिंग विला के रास्ते पर बढ़ रही थी। पूरे इलाके में सन्नाटा छाया हुआ था। टायरों की चीख ने वहाँ की शांति को भंग कर दिया। गाड़ियों के दरवाजे झटके से खुले। हाथों में डंडे और रॉड लिए दर्जनों गुंडे बाहर निकले। उनका इरादा नेक नहीं था। जो हिंग सबसे आगे चल रहा था। उसने अपनी टाई ढीली की और उस लोहे के किले जैसी इमारत को घूरने लगा। उसकी नजरों में नफरत थी। यही है वो। तांग याओ को 2 बॉडीगार्ड घसीटते हुए ला रहे थे। उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। उसने कांपते हुए सिर हिलाया। हाँ, यही है विला नंबर A01। जो हिंग ने ठंडी आह भरी और इशारा किया। दरवाजा खटखटाओ। एक हटे कट्टे गुंडे ने आगे बढ़कर इंटरकॉम के पास वाली घंटी पर अपनी मुट्ठी से जोर जोर से प्रहार करना शुरू कर दिया। रात के सन्नाटे में विला के बाहर एक अजीब सी चुनौती गूंज रही थी। डाइनिंग रूम रोशनी से जगमगा रहा था और मैं बड़े आराम से स्टेक का एक टुकड़ा काट रहा था। ठंडा स्टेक मेरे मुंह में था और सामने दीवार पर एक बड़ी स्क्रीन लगी थी जिस पर विला के हर कोने की CCTV फुटेज चल रही थी। उनमें से एक स्क्रीन पर दरवाजे पर खड़े वो बिन बुलाए मेहमान साफ दिख रहे थे। कैमरे में जो हिंग का चेहरा बेहद खौफनाक लग रहा था और तांग याओ किसी डरे हुए परिंदे की तरह पीछे दुबकी हुई थी। मैं बड़े इत्मीनान से खा रहा था और साथ ही अपने लिए थोड़ी रेड वाइन निकाल ली। 里面的人听着，开门！操你妈的！再不开门，我们把这门给你拆了！ जो हिंग ने दरवाजा पीटने वाले गुंडों को पीछे हटाया और कैमरे के पास आकर अपनी कॉलर ठीक करने लगा। वो थोड़ा रुका 老顾，是我，周恒。 他顿了顿， और अपनी आवाज को धीमा करते हुए एक अजीब सा अपनापन दिखाने की कोशिश की। 兄弟一场， दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे आमने सामने कुछ बात करनी है। उसके पीछे खड़ा एक आदमी चित्ते हुए चिल्लाया। उसने अपनी लाठी जोर से सीढ़ियों पर दे मारी। उस आवाज से जो हिंग थोड़ा सा सहम गया। उसने पीछे मुड़कर उस आदमी को घूरा और फिर कैमरे की तरफ देखा। उसका लहजा अब थोड़ा सख्त हो गया था। देखो, मुझे मजबूर मत करो, तुम्हें भी पता है
你也知道， कि आज मैं यहाँ अकेला नहीं आया हूँ। मैंने अपना मुंह साफ किया और इंटरकॉम का बटन दबा दिया। मेरी आवाज बाहर लगे स्पीकर से गूंजी। अभी नहीं, मैं थोड़ा बिजी हूँ। जो हेंग का चेहरा एक पल के लिए जैसे पत्थर का हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से मना कर दूंगा। उसके पीछे खड़े गुंडे शोर मचाने लगे। साला बड़ा आकर दिखा रहा है। फैंग भाई सीधा दरवाजा तोड़ देते हैं। जो हेंग का गला सूख रहा था। उसने गुस्से में अपनी आवाज दबाई, लेकिन फिर भी पुराने रिश्ते का वास्ता दिया। दामाद जी, क्या आप सच में यही चाहते हैं? अगर दरवाजा नहीं खुला तो इनके सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, और अगर हंगामा शुरू हुआ तो मैं भी इन्हें नहीं रोक पाऊंगा। मैंने वाइन का एक घूंट भरा और बड़े आराम से बोला, जो हेंग, निवेश में हमेशा जोखिम होता है, इतनी समझ तो तुम्हें होनी चाहिए। जो हेंग जैसे निवेश शब्द सुनते ही तिलमिला गया। उसका गुस्सा और बढ़ गया। मुझे ये सब बकवास मत सुनाओ। मैंने 5 लाख लगाए हैं और मुझे मेरा पैसा अभी चाहिए। मैंने तंज कसते हुए कहा, पैसा? क्या तुम भूल गए कि हमने क्लोज एंड फंड का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था? कौन सा फंड? कैसा फंड? दामाद जी, मेरे साथ ये शब्दों का खेल मत खेलिए। प्रोजेक्ट अभी लॉक इन पीरियड में है। अगर अभी पैसे निकाले तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हें 1 फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। मैंने ठंडे दिमाग से कहा, सब रखो, बस 1 हफ्ता और। 1 हफ्ते बाद पहला हिसाब होगा और तुम्हारे 5 लाख दुगने हो जाएंगे। जो हेंग की सांसें अटक गई। दुगने? 5 लाख के 10 लाख। उसके गुस्से की जगह अब लालच ने ले ली थी। वो बुरी तरह फंसा हुआ था। 1 हफ्ते में दुगना? साले, क्या मुझे बेवकूफ समझा है? 姑爷，你当我傻？ यकीन करना ना करना तुम्हारी मर्जी है। दरवाजा सामने है, चाहो तो तोड़ने की कोशिश कर लो, या फिर 1 हफ्ते बाद आओ और अपने 10 लाख ले जाओ। लेकिन याद रखना, अगर आज तुमने हमला किया तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म और हमारा हिसाब बराबर। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। स्क्रीन पर जो हेंग के चेहरे के रंग बदल रहे थे। मैं देख सकता था कि 10 लाख का लालच उसके गले में किसी कांटे की तरह फंस गया था। वो दुश्मनी और पैसे के बीच झूल रहा था। उसे दरवाजा तोड़ने का मन था, पर वो इतना बड़ा मुनाफा नहीं खोना चाहता था। वो कभी दरवाजे को देखता तो कभी अपने लोगों को। शायद वो सोच रहा था, अगर ये सच हुआ तो इसने इतना पैसा खर्च करके इस विला को किला बनाया है। उद्धरण, जरूर इसके पास अमीर बनने का कोई राज है। जो हेंग की नजरें अब 龙哥，还壮吗？ 周恒的眼神在紧 बंद दरवाजे और तांग याओ के पीले पड़े चेहरे पर घूम रही थी। उसे अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई चाहिए था और पीछे हटने के लिए एक बहाना भी। 一声清脆的 तभी एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई। जो हेंग ने पूरी ताकत से तांग याओ के चेहरे पर हाथ साफ किया। तांग याओ लड़खड़ा गई। उसके होंठ से खून निकलने लगा। उसके कान सुन्न हो गए थे। 我脱进这摊事，害我对兄弟下不来台。 तेरी वजह से मुझे अपने भाइयों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। उसने अपना सारा गुस्सा उस बेचारी औरत पर निकाल दिया। फिर अपने आदमियों की तरफ मुड़कर चिल्लाया, क्या देख रहे हो? चलो यहाँ से, इसे भी साथ ले लो। 2 गुंडों ने आगे बढ़कर 手立刻上前， तांग याओ को किसी कचरे के बोरे की तरह पकड़ा और घसीटने लगे। तांग याओ ने बचने की कोशिश की, 踉跄着想 लेकिन उन्होंने उसे बेरहमी से गाड़ी में फेंक दिया। दरवाजा जोर से बंद हुआ। 了一声官司， जो हेंग ने गुस्से में अपना हाथ झटका और 转身 खुद भी गाड़ी में बैठ गया। 几辆商务车迅速 गाड़ियां तेजी से मुड़ी, इंजन गरजा और वो सब वहाँ से चले गए। विला के बाहर अब सन्नाटा था, बस हवा में उड़ती हुई बर्फ 和一串 और उनके कदमों के निशान बचे थे जो धीरे धीरे मिट रहे थे। अंदर मैंने स्टेक का आखिरी टुकड़ा खाया और प्लेट को डिशवॉशर में रख दिया। 碗鸡， मैंने मॉनिटर्स बंद किए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं खिड़की के पास गया और बाहर उस अजीब से बैंगनी रंग के आसमान को देखने लगा। सब कुछ बिल्कुल मेरी प्लानिंग के मुताबिक हो रहा था। तभी अचानक बिना किसी आहट के 征兆的 एक भयानक दर्द, जैसे कोई सुई सीधे मेरे दिमाग में चुभ गई हो। ये मेरी रूह की गहराइयों से उठने वाली एक चीख थी। खतरे का वो एहसास जो रोंगटे खड़े कर दे। जब से मुझे ये शक्ति मिली है तब से आज तक इतना खौफनाक अनुभव कभी नहीं हुआ था। वो खतरे की घंटी हर तरफ से गूंज रही थी, ऊपर से, नीचे से, हर दिशा से। ऐसा लग रहा था जैसे अगले ही पल ये पूरी दुनिया एक खौफनाक नर्क में तब्दील होने वाली है। कुदरत का कहर, मेरी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। तभी लिविंग रूम में चल रही बिजनेस न्यूज की टीवी स्क्रीन अचानक झिलमिलाने लगी और सिग्नल पूरी तरह कट गया। एक तेज और डरावना सायरन गूंज उठा और फिर स्क्रीन पर एक गंभीर चेहरा दिखाई दिया। ये एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट था, पूरी दुनिया के लिए एक साथ जारी की गई चेतावनी। न्यूज एंकर की आवाज घबराहट से कांप रही थी। शायद उसे ये खबर अभी अभी मिली थी। 也是刚刚 नेशनल स्पेस साइंस सेंटर के मुताबिक सूरज की सतह पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। X-28 लेवल का एक महासौर तूफान, उससे निकलने वाली घातक लहरें अब तक की सबसे तेज रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रही हैं। टीवी पर फुटेज बदली, 切换 स्पेस टेलीस्कोप से लिया गया एक एनिमेशन दिखा। सूरज से आग का एक विशाल गोला 火球， भयानक विस्फोट के साथ बाहर निकला। अरबों टन चार्ज पार्टिकल्स को अपने साथ लिए। एक ऐसा तूफान जो सब कुछ राख कर दे।
सीधे हमारी इस नीली धरती की ओर लपक रहा था। एंकर की आवाज फिर सुनाई दी। उसका डर अब साफ छलक रहा था। 预计该 अनुमान है कि ये लहरें 12 घंटों में धरती से टकराएंगी, 地大 जिससे पूरी दुनिया में एक महाचुंबकीय तूफान आएगा। 发全球范围 विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरिक्ष में मौजूद 预测全球 सभी सैटेलाइट्स पूरी तरह ठप हो सकते हैं। 瘫痪 कम्युनिकेशन सिस्टम, बिजली ग्रिड और 电网系统 बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से बंद हो सकता है 将可能出现全球性 और ये अंधेरा लंबे समय तक रहेगा। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि एंकर अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि 还没说完，电视 टीवी स्क्रीन फिर से झपकी, 撕拉画面， तस्वीरें बिगड़ी, आवाज गायब हो गई 屏幕变成一片 और 碎 स्क्रीन पर सिर्फ सफेद शोर रह गया। 电流声， उस सन्नाटे में सिर्फ कट की आवाज गूंज रही थी। दुनिया से संपर्क टूट चुका था। मैं वहीं खड़ा रहा, बिना पलक झपकाए। मुझे उस कबाड़ टीवी की परवाह नहीं थी। मेरे दिमाग में होने वाला वो चुभता हुआ दर्द ही सबसे सटीक उल्टी गिनती थी। अभी 12 घंटे बाकी हैं मुख्य तूफान आने में, लेकिन तबाही की पहली लहर कभी भी दस्तक दे सकती है। असली तैयारी वक्त रहते की जाती है। आखिरी मौके पर तो सिर्फ मौत से जुआ खेला जाता है। मैंने एक गहरी सांस ली। कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। वक्त शुरू हो चुका है। मैं बेसमेंट की तरफ बढ़ा। रेटिना स्कैन, मैकेनिकल लॉक और डबल पासवर्ड। तीनों दरवाजे एक एक करके खुले। वो भारी अलॉय गेट मेरे पीछे बंद हो गया। उसकी आवाज ने मुझे एक सुकून भरा एहसास दिया। अंडरग्राउंड गोदाम की लाइटें जली। सामान से लदे रैक किसी फौज की तरह कतार में खड़े थे, इतने सलीके से कि देखकर सुकून मिले। चावल, आटा, तेल, डिब्बाबंद खाना, सूखा राशन, बिस्कुट, नमक, चीनी, मसाले, विटामिन की गोलियां, पानी साफ करने की दवायां, डिस्पोजेबल ग्लव्स, स्पेयर फिल्टर, बैटरियां, ईंधन, सब कुछ अपनी अपनी जगह पर था। हर बॉक्स पर तारीख और नंबर लिखे थे। ये सब आज की तैयारी नहीं थी। एक हफ्ते पहले जब पहली बार वो दर्द किसी सुई की तरह मेरे दिमाग में चुभा था, वो तेज नहीं था, पर मुझे समझाने के लिए काफी था। सवाल ये नहीं था कि कयामत आएगी या नहीं, सवाल ये था कि कब आएगी। उसी दिन से मैंने 3 स्तरों पर तैयारी शुरू कर दी थी। पहला स्तर, लंबे समय तक जिंदा रहना। मुझे कम खर्च नहीं, बस जिंदा रहना था। ज्यादा कैलोरी वाला खाना जो सालों तक खराब न हो, जिसे रखना और बांटना आसान हो, वही इस गोदाम का सबसे बड़ा हिस्सा था। दूसरा स्तर, मध्यम अवधि का आराम, ताकि जिंदगी सामान्य लगे। फ्रोजन मीट, सब्जियां, कॉफी, चाय, शराब, स्नैक्स और मसाले। ये चीजें जीने के लिए जरूरी तो नहीं है, 是必需品。 पर ये सिर्फ जिंदा रहने को इंसान की तरह जीने में बदल देती हैं। तीसरा स्तर, कयामत के दिन का सुकून। 末日当天， उस दिन मुझे सिर्फ पेट नहीं भरना, बल्कि मजे से खाना है। झींगे, 虾、 बियर, स्टेक, 牛排， चीज और मिठाइयाँ, सब वैक्यूम पैक करके 真空封装。 फ्रीजर में सलीके से रखे थे। मैंने ये फ्रीजर खोला। ठंडी हवा के झोंके ने मेरा स्वागत किया। अंदर रखे वैक्यूम बैग पारदर्शी ईंटों जैसे लग रहे थे। चमकते हुए लाल झींगे, 虾 मोटे स्टेक और रसीला मांस, 肉排， सब कुछ शांत है। मैं बस धीरे से मुस्कुरा दिया। बाहर की दुनिया में लोग अनाज की आखिरी बोरी के लिए एक दूसरे का सिर फोड़ देंगे, और मैं यहाँ बस आखिरी गिनती और सामान शिफ्ट कर रहा हूँ। मैंने लिस्ट निकाली, एक एक चीज जांची, मात्रा, एक्सपायरी डेट, कैटेगरी और बैकअप, सब कुछ एकदम सही है। मेरी एक नजर पड़ते ही वैक्यूम बैग्स, 空袋， सूखा खाना, डिब्बाबंद सामान, दवाइयाँ और वाटर प्यूरिफायर गोलियाँ, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें उठा लिया हो। हवा में गायब होकर सीधे खजाने के कलश में समा गए। उस स्पेस के अंदर वक्त थमा हुआ है। गर्म खाना ठंडा नहीं होगा और कोल्ड चेन कभी खराब नहीं होगी। दवाइयाँ कभी बेकार नहीं होंगी। मुझे बस अपनी प्लानिंग साफ रखनी है, ताकि आने वाले हर दिन का सामान तय वक्त पर मिल सके। आखिर में मैंने आज रात के लिए कुछ खास सामान अलग निकाल कर रखा। आज रात मैं एक दावत उड़ाने वाला हूँ, इसलिए नहीं कि मेरे पास वक्त कम है, बल्कि इसलिए क्योंकि आज के बाद ये बाहर की दुनिया इस लायक नहीं बचेगी कि मैं एक निवाले के लिए भी भाग दौड़ करूँ। मैंने फ्रीजर बंद किया और मॉनिटरिंग रूम में आ गया। पहाड़ के नीचे कोहराम मच चुका है। सड़कों पर गाड़ियों का लंबा जाम लगा है और हॉर्न का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा। लोग अपने दफ्तरों और घरों से पागलों की तरह बाहर निकल रहे हैं। सब सुपरमार्केट और पेट्रोल पंपों की तरफ भाग रहे हैं। दहशत शुरू हो चुकी है। मैंने आराम से कॉफी बनाई, अपने आलीशान सोफे पर बैठ गया और मेरी नजरें नीचे मुख्य सड़क पर टिकी थी। सुपरमार्केट के बाहर तमाशा खड़ा हो गया है। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, सामान के लिए चीख रहे हैं। हिंसा भड़क उठी है। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने जैसे ही चावल की आखिरी बोरी उठाई, पास खड़े एक हटे कट्टे नौजवान ने उसे लात मारकर गिरा दिया और बोरी छीनकर भागने लगा। वो आदमी फिर से उठा। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। उसने ईंट उठाई और चिल्लाते हुए उसके पीछे भागा। दूसरी स्क्रीन पर एक औरत पानी की कुछ बोतलों के लिए घिरी हुई थी। उसकी चीखें उस भीड़ में दबकर रह गई।
कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। अभी तो तबाही पूरी तरह आए भी नहीं और इंसानियत पहले ही दम तोड़ चुकी है। मैं ये सब शांति से देख रहा हूँ, जैसे कोई बोरिंग सी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म चल रही हो। न कोई दया, न कोई हमदर्दी। मेरा दिल पत्थर हो चुका है। रात के 10 बज रहे हैं। मैंने आखिरी चेकिंग पूरी की। दरवाजों के लॉक, पावर स्विच, एयर फिल्टर, पानी का प्रेशर, बैकअप फ्यूल और सवा का तापमान। बाहरी सेंसर का डेटा भी एकदम नॉर्मल है। मैं मेन कंट्रोल रूम में पहुंचा। लाल बटन के ऊपर से पारदर्शी ढक्कन हटाया और उसे जोर से दबा दिया। मशीनों के चलने की आवाज गूंजी। बाहर का 30 सेंटीमीटर मोटा एलॉय स्टील का विशाल दरवाजा धीरे धीरे बंद हुआ, एक जोरदार आवाज के साथ। 16 मजबूत लॉक दीवारों के अंदर धंस गए। इसके तुरंत बाद धमाके के साथ एंटी रॉयट शटर गिरे और सारी खिड़कियां हमेशा के लिए सील हो गई। आखिरी भारी आवाज के साथ ये पूरी विला दुनिया से कट गई। न रोशनी अंदर आ सकती है, न आवाज बाहर जा सकती है। अब ये जगह एक सुरक्षित टापू बन चुकी है। अंदर की लाइटें अपने आप एडजस्ट हो गई और एयर सिस्टम की हल्की सी आवाज आने लगी। मैं लिविंग रूम में वापस आया। तापमान 26 डिग्री है। मैंने हल्के कपड़े पहने हैं और नंगे पैर मुलायम कालीन पर चल रहा हूँ। मैंने अपने स्टॉक से झींगे क्रेफिश निकाले, पैकेट खोला और उन्हें गर्म करने के लिए पैन में डाल दिया। जैसे ही ढक्कन हटाया, मसालों की खुशबू पूरे कमरे में महक उठी। मैंने वाइन कैबिनेट से एक ठंडी बियर निकाली और उसे एक झटके में खोल दिया। बड़े टीवी पर ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड का संगीत बज रहा है, जबकि खिड़की के बाहर आसमान का रंग अजीब सा बैंगनी और लाल होता जा रहा है। ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं। मैंने एक मसालेदार झींगा उठाया और उसका स्वाद लिया, फिर एक घूंट ठंडी बियर पी। क्या सुकून है। ये वाकई में मेरा आखिरी शानदार डिनर है। इसलिए नहीं कि बाहर खाना खत्म हो गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि कल से बाहर का कानून मर जाएगा और मुझे अब उसकी जरूरत नहीं। मैं सोफे पर लेट गया और कयामत से पहले की इस आखिरी शांति का मजा लेने लगा। कलश सामान से भरा है। अंडरग्राउंड गार्डन में बीज बो दिए गए हैं। पानी का टैंक फुल है और जनरेटर तैयार है। सब कुछ सेट है। तभी मेरे माथे में एक तेज चुभन हुई। मैंने झटके से आंखें खोली और स्क्रीन की तरफ देखा। वो बैंगनी आसमान अचानक एकदम काला पड़ गया, जैसे कोई गहरा और डरावना पाताल हो। एक खौफनाक सन्नाटा हर तरफ छा गया। सड़कों पर सब कुछ थम गया। लोग सहम कर आसमान की तरफ देखने लगे। अगले ही पल पूरी दुनिया की बत्तियां एक साथ गुल हो गयी, जैसे किसी ने पूरी कायनात का मेन स्विच ही बंद कर दिया हो। वो गहरा लाल आसमान अचानक बिल्कुल काला पड़ गया। इतना घना अंधेरा जैसे कोई अनंत खाई हो। एक पल में ही हर तरफ खौफ का साया छा गया। सड़कों पर गाड़ियां जहां की तहां रुक गईं। हर कोई सहमा हुआ आसमान की तरफ देख रहा था और फिर पूरी दुनिया की बिजली एक साथ गुल हो गई, जैसे किसी ने मौत का मेन स्विच दबा दिया हो। पलक झपकते ही रोशनी का वो समंदर अंधेरे में डूब गया। सड़क की लाइटें, गाड़ियों की हेडलाइट्स, चमकते विज्ञापन, खिड़कियों से आती हर रोशनी बुझ गई। कंट्रोल रूम में सिर्फ मेन सवा को छोड़कर बाहर की दुनिया दिखाने वाली सारी स्क्रीनें एक साथ काली पड़ गयी। गहरा सन्नाटा और अंधेरा। तभी विला का बैकअप पावर चालू हुआ। लाइटें एक बार झपकी और सब सामान्य हो गया, पर खिड़की के बाहर का वो खौफनाक अंधेरा रूह कंपा देने वाला था। मैंने बियर का कैन नीचे रखा। पुराना दौर खत्म हुआ, अब मेरा दौर शुरू होता है। मैं मेन कंट्रोल पैनल के पास गया। दर्जनों मॉनिटर स्क्रीन में से सिर्फ थर्मल इमेजिंग वाली कुछ स्क्रीनें चल रही थी, बाकी सब ठप था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज और कहीं ज्यादा घातक था। इसका मतलब शहर के 99% इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिनके पास कोई सुरक्षा कवच नहीं था, वो एक ही झटके में कबाड़ बन चुके थे। गाड़ियाँ, मोबाइल, कंप्यूटर, पावर ग्रिड, टीवी, सब खत्म। आधुनिक सभ्यता पूरी तरह अपाहिज हो गई। मैंने पावर मॉनिटर चेक किया। डीजल जनरेटर का आइकन जल रहा था। आउटपुट एकदम स्थिर था। फैराडे केज ने उस पल्स को रोक लिया था। बाहरी सेंसर शील्डेड थे और उनमें आइसोलेशन लगा था। थर्मल कैमरे मिलिट्री ग्रेड के थे, इसलिए वो अब भी काम कर रहे थे। मेरा किला सुरक्षित था। तभी कंट्रोल पैनल पर एक नया अलर्ट चमकने लगा। बाहर का तापमान अजीब तरीके से गिर रहा था। स्क्रीन पर लाल नंबर तेजी से नीचे जा रहे थे। 25 डिग्री, 15 डिग्री, 5 डिग्री। मैं बस स्क्रीन को देखता रह गया। ये कोई मामूली ठंड नहीं थी, ये कुदरत के नियमों के खिलाफ एक भयानक गिरावट थी। मैंने थर्मल फुटेज चेक की। कैमरे की नजर में पूरी दुनिया का रंग बदल रहा था। पीला और हरा जो गर्मी का प्रतीक था, वो तेजी से बर्फीले नीले में बदल रहा था, फिर गहरा नीला और आखिर में पूरी स्क्रीन एक जम चुके काले नीले रंग में तब्दील हो गई। -10 डिग्री गर्मी के 25 डिग्री से कड़ाके की ठंड के -10 डिग्री तक पहुंचने में सिर्फ 1 घंटा लगा और ये गिरता ही जा रहा था। तभी विला के बाहर से अजीब आवाजें आने लगी, बारिश से कहीं ज्यादा भारी और घनी। मैंने माइक की आवाज बढ़ाई। ऐसा लग रहा था जैसे लोहे की चादर पर कोई कंकड़ बरसा रहा हो। ये बर्फ के ओले थे। बिना किसी चेतावनी के बर्फीला तूफान टूट पड़ा था। कैमरे में अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर सिर्फ सफेद मौत का तांडव था। तबाही तो बस अभी शुरू हुई है। पहाड़ के नीचे सड़क पर एक काली बिजनेस कार कबाड़ की तरह बीच रास्ते में खड़ी थी। कार के अंदर झों चिल्ला चिल्ला कर थक चुका था। चल
चलना साले। वो पागलों की तरह चाबी घुमा रहा था। 他疯了似的 स्टीयरिंग व्हील और डैशबोर्ड 拍方向盘， सब काला पड़ चुका था। कोई हलचल नहीं। गाड़ी मर चुकी थी। बाहर इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ न सूझे। मोबाइल की स्क्रीन भी नहीं जल रही थी। वो बस पत्थर का एक टुकड़ा बन गया था। खौफ उसके दिल में बैठ गया। हेंग भाई, 恒哥， मुझे बहुत ठंड लग रही है। पास बैठी तांग याओ के दांत बज रहे थे। उसकी आवाज कांप रही थी। कार के अंदर का तापमान इतनी तेजी से गिरा कि जो एस बड़ी ही अभी गर्माहट दे रहा था। अब वो जगह किसी बर्फ की कब्र जैसी लग रही थी। चुप कर, जो हिंग चिढ़कर चिल्लाया। उसकी उंगलियां सुन्न हो चुकी थी। उसका वो महंगा सूट अब कागज के एक टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं था। बाहर निकलकर कहीं छिपने की जगह ढूंढते हैं। जो हिंग ने दरवाजा खोला। बर्फ के साथ बर्फीली हवा का झोंका अंदर आया। तांग याओ चीख पड़ी। हवा चेहरे पर चाकुओं की तरह चुभ रही थी। जो हिंग बाहर 3 सेकंड भी नहीं टिक पाया और वापस अंदर घुस गया। नहीं, बाहर बहुत ठंड है। हवा और बर्फ इतनी तेज है कि 根本 रास्ता तक नहीं दिख रहा। बाहर जाना मतलब मौत है। हिंग भाई, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तांग याओ अपनी बाहें सिकुड़े थर थर कांप रही थी। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। जो हिंग ने उसे देखा। 眼里 उसका गुस्सा अब जिंदा रहने की तड़प में बदल गया था। अगर कुछ नहीं किया तो दोनों यहीं जम जाएंगे। इधर आ। उसने तांग याओ को खींचकर कसकर गले लगा लिया। औरत का शरीर बर्फ जैसा ठंडा था, पर कम से कम उसमें जान तो थी। तांग याओ ने विरोध नहीं किया, बल्कि डूबते को तिनके का सहारा समझकर उसे पकड़ लिया। 2 लाचार जानवरों की तरह 的困兽， वो एक दूसरे के शरीर से थोड़ी सी गर्माहट चुराने की कोशिश कर रहे थे। विला का लिविंग रूम रोशनी से जगमगाता और गर्म। हवा साफ थी और तापमान एकदम सही। बाहर तूफान तांडव कर रहा था। दुनिया अंधेरे में ढह रही थी। मैंने प्लेट से आखिरी लॉबस्टर उठाया और धीरे धीरे उसका स्वाद लिया। मैंने बियर का एक और घूंट भरा और धीरे से मुस्कुराया। बर्फ गिरती रही। बर्फ की चादर 1 मीटर से ज्यादा मोटी हो चुकी थी और बढ़ती ही जा रही थी। जल्द ही विला की पहली मंजिल बर्फ में दब जाएगी। ये जगह पूरी तरह से बर्फ के बीच एक टापू बन जाएगी। तभी मेज पर रखा मेरा मॉडिफाइड फोन थरथराया। मैंने उसे उठाया। स्क्रीन पर कोई नेटवर्क नहीं था, पर सिग्नल की एक लकीर जिद के साथ चमक रही थी। एक टूटा फूटा डेटा मैसेज जबरदस्ती अंदर आया। ये मिलिट्री इमरजेंसी शॉर्टवेव नेटवर्क था। जमीन के नीचे बिछी केबलों के जरिए ही इस महाविनाश में ये सिग्नल मुझ तक पहुँच पाया था। कोड नेम लॉन्गयुआन 01। लोकेशन एनक्रिप्टेड। डिकोडिंग शुरू। क्लाउड सिटी अंडरग्राउंड सेक्टर 7। सरकारी शेल्टर की चेतावनी। 警告 अनधिकृत प्रोटोकॉल एक्सेस डिटेक्टेड। पहचान विफल। रिवर्स ट्रैकिंग शुरू की जा रही है। सवाल, तुम कौन हो? मैंने उन शब्दों को देखा और मुस्कुरा दिया। बिना जवाब दिए मैंने अपना दूसरा मॉडिफाइड फोन निकाला और केबल से जोड़ दिया। मेरी उंगलियां वर्चुअल कीबोर्ड पर बिजली की तरह चली। स्क्रीन पर कोड्स चमकने लगे। सिग्नल इंटरसेप्ट हो चुका था। अब बारी थी रिवर्स हैकिंग की। कुछ ही सेकंड्स में उनके चैनल पर एक मैसेज फ्लैश हुआ। वो मैंने टाइप नहीं किया था, बल्कि मेरे प्रोग्राम ने एक फर्जी डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा था जो किसी अनजान इलाके से आ रहा था। ये एक चारा था। काम खत्म होते ही मैंने कनेक्शन काट दिया और दोनों फोन फ्लाइट मोड पर डाल दिए। इस अंधेरे जंगल में अब शिकारी और 猎人和 शिकार की जगह बदल चुकी थी। मैंने अपनी बियर उठाई और एक ही घूंट में खत्म कर दी। खेल तो अब शुरू हुआ है।